So hello and welcome to a new favorite astrology channel, सूफियोलॉजी। तो आज मैं जिस ग्रह के बारे में बात करने वाला हूँ वो है बृहस्पति, और बृहस्पति के अवतार हैं वामन अवतार। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको वामन अवतार की थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, ताकि आप बृहस्पति को और अच्छे से समझ पाए और समझ पाए कि आखिर ये ग्रह चाहता क्या है आपसे। सो बेसिकली वामन अवतार की स्टोरी कुछ ऐसी शुरू होती है कि केरला के एक राजा होते हैं रबरी। केरला में उनका हेडक्वार्टर होता है, लेकिन वो पूरी की पूरी धरती पे, पूरे के पूरे पाताल पे, पूरे के पूरे स्वर्ग पे अपना कब्जा करना चाहते होते हैं। और इस वजह से उनके जो गुरु होते हैं, गुरु शुक्राचार्य यानी कि प्लैनेट वीनस, वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि राजा जी आप 100 हवन कर लीजिए, 100 यज्ञ कर लीजिए और आपका साम्राज्य बढ़ता जाएगा। तो जब ये चीज़ शुरू होती है तो राजा बलि ये कहते हैं कि ठीक है, मैं ये यज्ञ करूँगा और इस यज्ञ में जो ब्राह्मण मेरे से भिक्षा मांगने आएगा उसको वो जो भी मांगेगा उसकी मुंह बोली चीज़ मैं दे दूँगा। अब ये चीज़ सुन के जितने देवता ऊपर से उन्हें देख रहे होते हैं तो वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ कभी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन वो 99th यज्ञ पे जब होते हैं तब सारे के सारे देवता काफ़ी ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं और वो लॉर्ड विष्णु के पास जाते हैं कि अब कुछ करिए, हम क्या करें। लॉर्ड विष्णु कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा ब्राह्मण बन के चला जाता हूँ। तो लॉर्ड विष्णु जो होते हैं वो एक छोटा सा नन्हा सा ब्राह्मण का रूप लेके नीचे जाते हैं। अब बात ये होती है कि उनका जो तेज होता है ना वो छुप नहीं पाता है, क्योंकि वो लॉर्ड विष्णु है। ऑफ कोर्स उनका तेज जो है वो पूरी की पूरी धरती को ग्लो करवा सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जब उन्हें नारद मुनि मिलते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु आपका जो भेष है वो बिल्कुल भी एक साधारण ब्राह्मण जैसा नहीं लग रहा, आपका इतना ज़्यादा तेज है, लोग ज़रूर आपको पहचान लेंगे कि आप एक देवता हैं। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने आप को टोन डाउन करने की, लेकिन आखिरकार है तो वो बृहस्पति, आखिरकार है तो वो लॉर्ड विष्णु, तो वो जितना कर सकते थे टोन डाउन उन्होंने करा, लेकिन फिर भी उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा तेज दिख रहा था। जब वो केरला पहुंचते हैं तो सारे के सारे गांव में ढिंडोरा पिट जाता है कि एक ऐसा ब्राह्मण आया है जिसका सत्व उसके मुंह पे दिखता है। तो सारे के सारे उनके पास आते हैं और फिर राजा बलि भी उनके पास आते हैं, और राजा बलि उन्हें बोलते हैं कि मांग लो जो मांगना है, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। और वो छोटा सा ब्राह्मण उन्हें कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है। और वो राजा बलि को उनकी सारी की सारी पुरानी पुश्तें और उनके सामने प्रेडिक्ट करना शुरू करता है उनके पास्ट के बारे में। तो वो उनके जितने भी सीक्रेट्स होते हैं रॉयल फैमिली के उनके सामने खोल देते हैं, जो कि सिर्फ उसे रॉयल फैमिली को ही पता था। और उनके 10 एंसेस्टर तक, 10 पीढ़ियों तक पीछे चला जाता है। लेकिन जो उनकी 10वीं पीढ़ी होती है वो है ब्रह्मा की। और ब्रह्मा जी के बारे में तो राजा बलि कहते हैं कि ठीक है, ब्रह्मा जी तक तो मैं अपने एंसेस्टर्स को जानता हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि मेरा 11th एंसेस्टर कौन है। तो वामन अवतार कहते हैं कि ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। तो राजा बलि कहते हैं हाँ ठीक है, मांग लो। तो वो कहते हैं मुझे 3 पैर ज़मीन चाहिए। तो राजा बलि कहते हैं 3 पैर ज़मीन तो कोई भी बात नहीं है, मैं तो जो मेरे पास आ रहा है मैं उसे सब कुछ दे रहा हूँ, 3 पैर ज़मीन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है ले लो। लेकिन जब वो ये ज़बान देने वाले होते हैं कि हाँ ले लो, तभी उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि ये ज़रूर और ज़रूर एक छल है, और सामने एक बहुत ही बड़े देवता यानी कि लॉर्ड विष्णु खड़े हुए हैं, ये तुम्हें छल में फंसाना चाह रहे हैं। पर राजा बलि कहते हैं कि अब मैंने उन्हें ज़बान दे दी, अब मैं अपनी ज़बान से नहीं मुकर सकता, और वो अपने गुरु की बात नहीं मानते और उन्हें तब भी पूरी की पूरी अपनी ज़बान दे देते हैं। अब जब ये बात होती है तो वामन अवतार इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वो अपने एक कदम में पाताल लोक और पृथ्वी लोक को कवर कर लेते हैं, और अपने दूसरे कदम में स्वर्ग को कवर कर लेते हैं। और जब उन्हें तीसरा पैर रखना होता है तो वो राजा बलि से पूछते हैं कि राजा बलि, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूँ, मेरे दोनों पैरों ने तो हर चीज़ कवर कर ली जो तुम चाहते थे। तो राजा बलि कहते हैं कि पता नहीं प्रभु, अब आपको जो ठीक लगे अब वहाँ रख लीजिए। और आगे से प्रभु कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे दोगे, और वो कहते हैं लेकिन प्रभु मैं आपको नहीं दे सकता। और क्योंकि वो अपनी ज़बान को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें पाश में बांध लिया जाता है, उन्हें बंदी बना लिया जाता है। लेकिन राजा बलि के अच्छे कर्मों की वजह से उन्हें एनलाइटनमेंट होती है कि बेसिकली मेरी ईगो की वजह से ही मेरे ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें हुई, और जो मेरी ईगो है वो मेरे सर के अंदर है। तो क्यों ना मैं भगवान विष्णु को यही कह दूं कि आप मेरे सर पे ही पैर रख लीजिए, क्योंकि मेरी सारी की सारी जो ईगो है वो मेरे सर के अंदर है, और आप अगर यहाँ पे पैर रखेंगे वो ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद वामन अवतार उनके सर के ऊपर अपना पैर रखते हैं। इस इंसिडेंट के बाद भगवान विष्णु राजा बलि से कहते हैं कि राजा बलि, तुमने
ये सारी की सारी चीज़ को खुद खुद ब खुद रियलाइज़ का, और मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा कि जब भी धरती पे कोई भी पूजा होगी तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और इसी वजह से जब भी आपके हाथ के ऊपर पंडित जी आपके लाल मौली बांधते हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके लिए वो राजा बलि का नाम लेते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बृहस्पति जो है वो कोई भी मटेरियल सिग्निफिकेशन का कारक नहीं है, वो कोई भी ऐसी चीज़ का कारक नहीं है जो कि आपको इस दुनिया में खुशी दे। वो इन चीज़ों का कारक है जो कि एक्चुअली में आपको एनलाइटन करती हैं, और ऐसी नॉलेज का कारक है जो कि आपको एक्चुअली में अमर कर देती हैं, जैसे कि राजा बलि को अमर करा उनके इस वरदान ने, क्योंकि उनको ये नॉलेज मिली, उनको ये एनलाइटनमेंट हुई कि नहीं, ये सारी की सारी मेरी ईगो है। और इसी नॉलेज के चलते बृहस्पति आपको उस घर में अमर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो प्लेस्ड होते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा, और अब हम धीरे धीरे जानेंगे कि एक्चुअली बृहस्पति हर एक घर में कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा फल देते हैं, जो कि आपको अमर बनाने की तरफ एक स्टेप है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन बृहस्पति इन ऑल हाउसेज। दिस इज निशात शर्मा एंड यू आर वॉचिंग सोफियोलॉजी। तो अब बात करते हैं बृहस्पति पहले घर के बारे में, कि बृहस्पति एक्चुअली में पहले घर में प्रभाव क्या करता है। तो पहले घर का बृहस्पति ने काफ़ी ज़्यादा पुण्यों से मिलता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि बृहस्पति पहले घर में इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, उच्च के समान है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति दिग्बल में आ जाता है। दिग्बल का मतलब क्या है कि अब बृहस्पति को पता है कि मुझे करना क्या है। बृहस्पति के पास अपना एक मोटिव है कि ओके आई हैव टू मूव इन दिस लाइन एंड दिस इज़ माई पाथ। तो इसी वजह से बृहस्पति अगर पहले घर में है ना, और पहला घर जो है वो आत्मा उत्थान का है, तो बृहस्पति वहाँ पे इंसान को आत्म उत्थान की तरफ लेके जाता है, और उसके बारे में रास्ता हमेशा ज़िंदगी में वो इंसान ढूंढता है जिसका बृहस्पति पहले घर में। बृहस्पति अगर पहले घर के अंदर है तो चबी बॉडी देता है, लेकिन अगर ये फायरी साइंस के अंदर है तो चबी बॉडी नहीं देगा, तो काफ़ी ज़्यादा स्टाउट बॉडी देगा। लेकिन अगर ये वाटरी साइंस में आता है तो डेफिनेटली चबी बॉडी देगा, यानी कि 4 8 12 में आ जाए तो देता है। अब बात ये है ना कि अगर बृहस्पति पहले घर में है ना, तो पहला घर गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो गोल्ड मेटल है ना वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। सो अगर बृहस्पति पहले घर में है, द पर्सन इज मेड ऑफ गोल्ड, एंड इसका मतलब क्या है कि इंसान के अंदर ठहराव है, इंसान के अंदर पेशेंस है, क्योंकि गोल्ड ना बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव मेटल है। केमिस्ट्री में उसे एक नोबल गैस की संज्ञा दी गई। इसका मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरे कंडीशंस में ही रिएक्ट करता है, वैसे वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा ग्रह दिग्बल होता है फर्स्ट हाउस में, वो है मरकरी, और मरकरी हाईली रिएक्टिव मेटल है। और अगर बृहस्पति आपके पहले घर में है तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली अनरिस्पॉन्सिव आपको देखने को मिलता है। इस इंसान को ये है कि मेरे को अपने से मतलब है कि मेरा बेसिकली मेरे को पर्सनली मेरे सोल लेवल पे मेरी अपलिफ्टमेंट हो रही है या नहीं हो रही, हर एक कार्य में ये इंसान देखने की कोशिश करता है। फर्स्ट हाउस का बृहस्पति ईगो काफ़ी ज़्यादा देता है, और ये इंसान ने कभी भी जॉब नहीं कर सकता। अपने करियर को डिस्ट्रॉय करने में बृहस्पति पहले घर वाले अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि क्या है ना, ज़िंदगी में एक बार ये कोई ना कोई जॉब अपनी वजह से छोड़ते हैं कि भाई मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना। बृहस्पति पहले घर की ना हमेशा ये शिकायत रहती है कि मुझे अपने सबऑर्डिनेट के नीचे डाल दिया गया, मुझे अपने जूनियर्स के अंडर डाल दिया गया, और वो इनका पेंडिंग कर्मा है, उनके लिए इन्हें पैसे बना के देना पड़ेगा, या तो अपने बच्चों के लिए या तो अपने सबऑर्डिनेट के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखिए कि अगर आपका बृहस्पति पहले घर का है तो आपको पैसा बना के देना पड़ेगा, या तो आप अपने सबऑर्डिनेट को या फिर अपने जूनियर को, क्योंकि ये आपकी शिकायत रहेगी कि वो मेरा जूनियर था, उसको मेरे से कम एक्सपीरियंस था, तब भी उसको मेरा बॉस बना दिया गया। लेकिन ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका पेंडिंग कर्मा है। एक बृहस्पति में ना क्वालिटी है कि वो ना निट पिकिंग नहीं कर सकता, उसकी एक बड़ी पिक्चर देखने की आदत है। बुध जैसे छोटी छोटी चीज़ों में डिटेल्स निकालता है, उसमें कमियां निकालता है, बृहस्पति ये सब नहीं करता। बृहस्पति बिग पिक्चर स्टफ पे अपना फोकस डालता है। बृहस्पति ऑप्टिमिज्म का कारक है। बृहस्पति एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप है। जिस भी घर में बृहस्पति बैठता है उस घर के रिलेटिव से आपका एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप होता है। और बृहस्पति पहले घर में अच्छा इसलिए क्योंकि इंसान का अपने साथ एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप है, इंसान का अपने आप के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, और उसी वजह से इंसान आगे ज़िंदगी में ग्रो कर पाता है। बृहस्पति अगर पहले घर में है ना, तो इन लोगों की एक चीज़ होती है कि बिना बात के ना एडवाइस देते हैं लोगों को। सामने वाले इंसान ने मांगी नहीं, फिर भी उसको एडवाइस देते रहेंगे, और फिर आगे जो है ये अपनी रिस्पेक्ट लूज़ कर देंगे अपने फ्रेंड ग्रुप के अंदर, या फिर जिस भी ग्रुप में ये बैठते हैं उसके अंदर, क्योंकि कोई एडवाइस इनसे मांगता नहीं है, फिर भी ये देते हैं। बट द थिंग इज़ कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा है बृहस्पति पहले घर के अंदर, क्योंकि बृहस्पति सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का कारक है, शनि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का कारक है, और बृहस्पति सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का। तो इन्हें लगता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं।
मेरे से पीछे सारी दुनिया और मेरे से आगे कोई नहीं। ये बृहस्पति पहले घर का कोट है। और अगर ये बृहस्पति अच्छा होकर बैठा है ना, तो इस इंसान का ऐसा कोट होगा दैट लिव एंड लेट लिव। ये कभी भी दूसरे को हर्ट करने की कोशिश नहीं रखेगा, मंशा नहीं रखेगा, लेकिन हमेशा ऐसा कहेगा कि यार देखो जैसे चल रहा है चलने दो, लिव एंड लेट लिव। तो ये चीज़ इनके ज़्यादा रहती है। एक चीज़ और बृहस्पति पहले घर के अंदर है कि काफ़ी ज़्यादा ना चैरिटेबल नेचर भी देता है, क्योंकि बृहस्पति ना चैरिटेबल इंसान है और बृहस्पति ना भोला है। बात क्या है, बृहस्पति भरोसे का कारक है, क्योंकि वो 12वीं राशि का कारक है। 12वीं राशि में आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं, पाइसेस का कलर ब्लैक है, तो उधर आप लीप ऑफ फेथ्स लेते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति फर्स्ट हाउस के अंदर है ना, ये इंसान, और अगर बुध नीच का हो जाए, फिर बुध बहुत ही गलत बैठा हो, तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा भोला होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि अगर बुध यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको भोला देखने को मिलता है। कि मतलब आपने अगर इन्हें फ़ीस डिपॉजिट करने भेजा है, तो ये फ़ीस डिपॉजिट करने की जगह ना अगर कॉलेज बंद हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड को ही पकड़ाएंगे, और सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा कि ठीक है मैं डिपॉजिट कर दूंगा। और ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। बृहस्पति पहले घर में ना भगवान के ऊपर छोड़ के चलते हैं, क्योंकि भगवान फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए हैं। तो हर चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ नहीं भी हो रही तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि लगन में अब बृहस्पति राजा है कुंडली का, और बृहस्पति जैसे कुंडली को आगे लेके जाएंगे वो नहीं पता है। और इन लोगों को ना आप कभी भी रिलीजियसली ना डरा नहीं पाओगे कि रिलीजियसली कि अगर ये कर लो वरना ये एक बुरा कर्म हो जाएगा, ये कर लो ये कर लो। तो आप कभी भी ना इन्हें रिलीजियस के हिसाब से ना फंसा नहीं सकते कि भाई ये कर लो, तो अगर आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे। आप इन्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं डरा सकते, क्योंकि बृहस्पति अगर केंद्र में है, एक बड़ा ग्रह केंद्र में आके बैठ गया है, तो आप उस इंसान को कभी भी डरा नहीं सकते। So this was my take on Brihaspati in the first house, and I hope you liked it. We are really close to 1K subscribers, so I would really appreciate it if you clicked on that subscribe button. It would mean a lot to all of us, to the team Sophiology. So do like the video, do comment and share it to all the people who have Jupiter in the first house. Now let's move on to Jupiter in the second house. तो अब शुरू करते हैं बृहस्पति इन द सेकेंड हाउस से, कि जुपिटर द गोल्डन प्लैनेट सेकेंड हाउस में आखिर काम किस तरह से करता है। अब बात क्या है ना, बृहस्पति जहाँ पे भी है, क्योंकि वो एक अल्ट्रा बेनिफिक प्लैनेट है, तो सेकेंड हाउस के अंदर वो लिविंग चीज़ों को बढ़ाएगा और नॉन लिविंग चीज़ों को कम करेगा, जो कि बेनिफिक्स करते हैं। बेनिफिक्स जहाँ पे भी बैठेंगे वो वहाँ की लिविंग सिग्निफिकेशंस को बढ़ा देंगे और मटीरियल सिग्निफिकेशंस को कम कर देंगे, एक्सेप्ट शुक्र। ओके, तो अब अगर हम बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति अगर सेकेंड हाउस में है ना, ये पोजीशन इतनी अच्छी मानी नहीं गई, बिकॉज सेकेंड हाउस जो है ना वो नेचुरली वीनस का घर है, नेचुरली शुक्र का भाव बन जाता है। और क्योंकि वो नेचुरली शुक्र का घर है, इसी वजह से ना बृहस्पति को शुक्र के घरों में अच्छा नहीं माना गया, बिकॉज दे आर नेचुरल एनिमीज। एक है देवगुरु और एक है दैत्य गुरु। बृहस्पति इज द देव गुरु एंड शुक्र इज द दैत्य गुरु। अब बृहस्पति जो है उसको सेकंड हाउस के अंदर ना काफ़ी बार देखा गया कि नेपोटिज्म करता है। नेपोटिज्म का मतलब क्या है, बृहस्पति को एक सेंट बोला गया, एक ऐसा फिगर बोला गया सोसाइटी का जो कि रूल्स बनाता नहीं है, गाइडलाइंस देता है। वो रूल्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए वो शनि देखेगा, लेकिन गाइडलाइंस जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो उनको देना, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देना, ये सारी की सारी चीज़ें बृहस्पति डोनेट करते हैं। बृहस्पति इज़ द कारक ऑफ सजेशंस नॉट ऑर्डर्स। ही इज़ नॉट मंगल, ही इज़ बृहस्पति। मंगल ऑर्डर्स देता है, बृहस्पति ऑर्डर्स नहीं देता। बृहस्पति सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स देता है, फंडामेंटल गाइडलाइंस देता है। ओके, तो बृहस्पति अगर सेकेंड हाउस में है तो सेकेंड हाउस इज़ योर फैमिली एंड सेकेंड हाउस इज़ योर मनी ऑल्सो। अब बृहस्पति अगर सेकेंड हाउस के अंदर है ना, इन लोगों की कंसल्टेशन करना भी, रीडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बात क्या है, आप उसे कितनी भी रेमेडीज़ दे दो ना उस इंसान को, उसे आप कुछ भी बता दो कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, वो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जान जो है ना वो पैसे के अंदर अटकी हुई है। जान मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति इज़ और जीव कारका। बृहस्पति से ही अब देखते हैं कि बृहस्पति से पंचम में आपके बच्चे कैसे होंगे, आपकी जो आगे की लीनेज होने वाली है वो कैसी होने वाली है। ये ऐसा आप क्यों देखेंगे, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज़ योर फ्यूचर, एंड आपका जो फ्यूचर है वो आप अपने आप से ही देखेंगे, और अपना आप आपका जीव कारक का बृहस्पति है। तो ये चीज़ आपको देखने के अंदर मिलती है। अब बेसिकली बात क्या है ना बृहस्पति की, कि बृहस्पति
अगर सेकंड हाउस के अंदर है तो ये ना क्योंकि बृहस्पति एक ब्राह्मण है तो उसे लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो शुक्र के घर में आ गया तो अब वो पैसे के लिए काम करेगा। एक ब्राह्मण पैसे के लिए काम करना साउंड्स वेरी वेरी स्ट्रेंज, और यही बृहस्पति सेकंड हाउस के अंदर दिखाता भी है। सेकंड हाउस के अंदर अगर बृहस्पति है तो वो इंसान बेसिकली उसको हो सकता है कि सेवा के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले या फिर उसे मासेस के लिए काम करने का मौका मिले, लेकिन उसके अंदर वो नेपोटिज्म दिखाए। नेपोटिज्म कैसे दिखाए? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने इस इंसान को कोई ना कोई टेंडर दिया कि आपको फॉर एग्जांपल वाटर टैंकर्स बांटने हैं, ओके, एक विलेज में। अब उसमें से कुछ वाटर टैंकर गए और कुछ वाटर टैंकर के पैसे उसने अपने पास ही रख लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर टेंडर दे रही है तो पैसा बहुत ज़्यादा होगा, राइट। अब वो जो पैसा है उसने आधा अपनी जेब में रखा, आधा उसने वाटर टैंकर दिलवा दिया, और वो जो पैसा है वो अपने घर पे लगा लिया, राइट, अपनी पर्सनल पूंजी पे लगा दिया। अब जब उसने ये पर्सनली करा तो इस बृहस्पति का डेट और ज़्यादा बड़ा हो गया। बृहस्पति जहाँ पे भी बैठता है उस हाउस से रिलेटेड वो चीज़ों में तंगी करता है। तंगी का मतलब क्या है कि बृहस्पति के लिए ना एक सेइंग है कि दिए तले अंधेरा, राइट। वो जहाँ पे भी दृष्टि डालता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा देता है, लेकिन वो जहाँ पे बैठा है उस जगह को वो कम कर देता है। बेसिकली उसे वो मटीरियली इतना ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं कर पाता, और इसी वजह से अगर वो सेकंड हाउस के अंदर बैठा है तो इंसान को एक इंटरनली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हमेशा रही रहेगी। यही लगेगा कि पैसा कभी भी पूरा नहीं हो रहा, सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट वहाँ पे हो नहीं पाएगा, जो कि शुक्र सेकंड हाउस में हो सकता है कि मिल जाए, कि सेटिस्फैक्शन उसे मिल गई। लेकिन बृहस्पति अगर सेकंड हाउस के अंदर है उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी से पैदा हुआ है। उसको हर चीज़ में लग रहा है कि यार कहीं मेरा पैसा चला ना जाए, कहीं ये पैसा कम ना पड़ जाए। अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेगा। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे ये लोग, क्योंकि जीव कारक है वो। तो जीव कारक जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ से रिलेटेड आपका मन हमेशा लगा रहेगा, वो आपको सोचने नहीं देगा। सोचने का मतलब क्या कि उस हाउस से रिलेटेड जो भी एक सिग्निफिकेशन होगी, जो भी रिलेटिव आपका उसमें होगा, वो आपकी सोच के अंदर भी आएगा। आप नॉर्मली कोई चीज़ सोच भी रहे होगे तो उसके अंदर भी वो रिलेटिव आ जाएगा। और ये क्योंकि सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस इज़ योर ब्लड रिलेटेड, इज़ योर ब्लड फैमिली, राइट। तो ब्लड फैमिली आप कुछ नॉर्मली भी सोच रहे होंगे, आपको ज़रूर उस चीज़ का ख्याल आएगा। क्यों? क्योंकि वो जीव कारक है। वो जहाँ पे भी बैठता है वहाँ पे इंसान का जो जीव है, वो उसका जो चित्त है वो वहाँ पे बैठ जाता है, राइट। और यहाँ पे चित्त कहाँ बैठ गया? पैसे में बैठ गया, पूंजी कलेक्शन में निकल गया, राइट। इस इंसान को आप देखेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस आपका वॉलेट भी होता है, तो वॉलेट के अंदर कोई ना कोई रिलीजियस फोटोग्राफ होना, किसी ना किसी देवी देवता की फ़ोटोग्राफ होना, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर आपको ये भी देखने को मिलता है कि फैमिली इज़ द हार्ट, एंड फैमिली के अंदर ना फैमिली काफ़ी रिलीजियस भी देखने को मिलती है इन लोगों की। बृहस्पति 2 की ये एक चीज़ है कि फैमिली रिलीजियस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ चलती है। अगर यहाँ पे सैजिटेरियस साइन आ जाए तो आपको देखने को मिलता है कि जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स के साथ चलती है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड फैमिली आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर पाइसेस आ जाए तो इसका उल्टा देखने को मिलता है। हो सकता है कि जो फैमिली है वो एक काइंड ऑफ थोड़ा सा एथिज्म की तरफ भी हो, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इवन दो 12वां घर बृहस्पति की अपनी राशि है, पाइसेस अपनी राशि है, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे पाइसेस है तो एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है कि इंसान ने कभी ना कभी पैसे से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड एक लीप ऑफ फेथ लिया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीप ऑफ फेथ? कि उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हो सकता है कि इस इंसान का एक मोमेंट ऑफ लाइफ में पैसा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा लोन लेता है और कोई ना कोई नई चीज़ शुरू करने लगता है। और जब वो कोई नई चीज़ शुरू करने लगता है उसमें वो अपना जी जान लगाता है, क्योंकि उसके जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो एक लीप ऑफ फेथ लेके और ज़्यादा पैसे कहीं ना कहीं से फैमिली से लेता है, इकट्ठे करता है और फिर वो नई चीज़ शुरू करता है, बिकॉज पाइसेस इज़ द साइन ऑफ फेथ। तो ये चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलती है। ये इंसान फूडी दिखते हैं आपको, बृहस्पति सेकंड हाउस के अंदर है, ये लोग आपको फूडी देखने को मिलते हैं क्योंकि जीव कारक है और वो खाने का घर है। तो स्वाद के अंदर जो लोग होते हैं कि जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं, बृहस्पति सेकंड हाउस आपको वैसा देखने को मिलेगा कि खाने के कुछ ज़्यादा ही शौकीन मिलते हैं आपको ये लोग। एक और आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इंसान है ना कभी ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, लेकिन इससे क्या है कि इंसान कभी ना कभी पैसे के लिए कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ करेगा जिसकी वजह से जो बाहर के लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेगी कि आपने ये क्यों करा। वो क्योंकि बृहस्पति एक हाथी है
और हाथी जब चलता है तो आसपास के पूरा का पूरा जंगल उस पर भौंकता है। लेकिन बृहस्पति है ना यहाँ पे, तो बृहस्पति जहाँ पे भी है, हाथी जहाँ पे भी है, हाथी अपना जो काम करेगा वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए ही कर रहा है। और यहाँ पे भी क्योंकि बृहस्पति सेकंड हाउस के अंदर है, तो इंसान अपने पैसे के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जिसके लिए लोग उसे बेवकूफ़ कहेंगे, उसे उसे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देंगे, लेकिन फिर भी वो इंसान उस चीज़ को आगे लेके चलेगा, एक एलिफेंट की तरह, एक हाथी की तरह। उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं। और जब उस चीज़ का फाइनली फ्रूट रीप करने का टाइम आएगा ना, फ्रूट निकालने का टाइम आएगा, क्योंकि D1 तो आपको सीड दिखाता है, नवांश आपको दिखाएगा फ्रूट क्या, तो नवांश में जैसी बृहस्पति की पोजीशन होगी, जब आपको वो फ्रूट मिलेगा तो वो लोग आपकी वाहवाही करेंगे, सोसाइटी में आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। और एक और चीज़ है, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी बृहस्पति ही दिलवाता है। तो इस इंसान का जब पैसे के तौर पे इस इंसान को लगता है कि मुझे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस तभी मिल पाएगी जब मैं बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँगा, और यही इनसिक्योरिटी इस इंसान को पैसे का पीर बना देती है। दिस वॉज बृहस्पति इन द सेकेंड हाउस। आई होप यू लाइक इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बृहस्पति इन द थर्ड हाउस, द मरण कार का स्थान ऑफ बृहस्पति। तो अब चलते हैं बृहस्पति तीसरे घर की तरफ कि बृहस्पति 3 कैसा बिहेव करता है। जुपिटर इन द थर्ड हाउस की अब बात करेंगे कि वो कैसा बिहेव करता है एक्चुअली में, और उसे मरण कारक का स्थान क्यों बोला गया, और ऐसा शास्त्र कहता क्यों है। काफ़ी यूट्यूबर्स कहते होंगे, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपने और भी बहुत सारी जुपिटर के ऊपर वीडियोस देखी और उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला हो, लेकिन मैं आज बेसिकली आपको इसका लॉजिक दूंगा और आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है जो कि इसको एक नेगेटिव प्लेसमेंट बनाती है लोगों के आंखों में, और कभी ना कभी ये थोड़ी सी गलत प्रूव हो भी जाती है। अब बेसिकली बृहस्पति थर्ड हाउस ना, काफ़ी लोग अच्छा भी कहते हैं, काफ़ी लोग बुरा भी कहते हैं। जो लोग अच्छा कहते हैं ना, उन्होंने ओशो का चार्ट देखा होता है, और जो लोग बुरा कहते हैं उन्होंने BPHS पढ़ी होती है, राइट। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्यों ओशो का थर्ड हाउस बृहस्पति इतना ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बात ये है कि मैं अगर शुरू से शुरू करूँ कि बृहस्पति थर्ड हाउस में काम कैसे करता है, तो थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं, राइट। तो बृहस्पति जो है ना, वो आपकी नॉलेज है। बृहस्पति नॉलेज का कारक है। बृहस्पति उन सारी चीज़ों का कारक है जिनको पाने से आपको खुशी मिलती है, जो कि मटेरियलिस्टिक नहीं है, जैसे कि बच्चे, जैसे कि नॉलेज। इन चीज़ों को पाने में आपको खुशी मिलती है, और ये पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि वो शुक्र का ट्रेट है, इसका नहीं। तो बृहस्पति अगर थर्ड हाउस के अंदर है ना, तो जो नॉलेज है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बस गई है। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है। थर्ड हाउस बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि आपको सपनों में दिखती है, आपके ड्रीम्स थर्ड हाउस है। तो अब क्या है कि थर्ड हाउस एंड 12th हाउस दोनों से हम ड्रीम्स को देखते हैं। तो थर्ड हाउस में अगर बृहस्पति है ना, तो इस इंसान को कॉन्शियसली नॉलेज नहीं मिल रही, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपका फर्स्ट हाउस है। सो अगर थर्ड हाउस में ना अगर जुपिटर आ गया है, तो जुपिटर आपको अब सबकॉन्शियसली डिवाइन नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है। सबकॉन्शियसली मतलब इन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि सपनों के अंदर कोई चीज़ इन्हें सिखा दी गई, लेकिन बाद में वो चीज़ कॉन्क्रीट नहीं रही, उस चीज़ को वो भूल गए। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इस चीज़ के अंदर आपको ये भी देखने को मिलता है कि कॉन्क्रीट वो क्यों नहीं है, कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट क्यों नहीं है। उसका मतलब ये है कि राहु, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है, और राहु जो है ना, वो जब भी कोई ना कोई आइडिया देता है, वो स्प्लिट सेकंड के लिए वो आइडिया देता है, और वो ना आइडिया को आप भूल जाते हो बहुत ईजीली। उस आइडिया को अगर आपने ट्रैक डाउन समझ के अपने अंदर नहीं रखा ना, तो वो आइडिया आपके पास नहीं रहेगा, और वो ऑफन टाइम्स एक ब्रिलियंट आइडिया निकल के आता है। और ये आइडिया कहाँ से निकलता है, वो मैंने आई थिंक राहु वाली वीडियो में उसकी बात करी हुई है, लेकिन बेसिकली वो आइडिया वहाँ से निकलता है जहाँ पे भी एक्वेरियस आपके चार्ट में प्लेस्ड होगा। खैर, राहु के बारे में आज बात नहीं करेंगे, बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। तो बृहस्पति अगर थर्ड हाउस के अंदर है, तो इस इंसान को ना डेजा वू और ड्रीम्स के अंदर ज्ञान आना, ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। थर्ड हाउस ना सुनने का घर है, और बृहस्पति एक स्पीकर है, एक ओरेटर है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक गुरु जो है ना, गुरु का काम है मासेस में जाना और उनको एनलाइटन करना, उनको अवेकन करना थ्रू हिज नॉलेज। लेकिन अगर यहाँ पे बृहस्पति आ गया है, तो बृहस्पति अब सुनने का कारक है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे आइसोलेट कर दो, अब मुझे ज्ञान सुनना है। वो ज्ञान दे नहीं पाएगा, वो ज्ञान सुनने में, ज्ञान एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी वजह से बृहस्पति का मरण कारक का स्थान इसको बोला गया, क्योंकि बृहस्पति अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। अपना काम इसे कैसे करना है, अपना काम इसे चीज़ों को, ज्ञान को जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये सेइंग आपने ज़रूर सुनी होगी।
अब वो बांटेगा ही नहीं तो बृहस्पति तो रह ही नहीं गया, वो तो बुध बन गया काइंड ऑफ। इसी वजह से बृहस्पति को यहाँ पे उसका एक मरण कारक का स्थान बोला गया, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है वो सुनने लग जाता है, बोलता नहीं है। जबकि गुरु को दोनों चीज़ें आनी चाहिए, सुनना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि उसका मेन काम तो बोलने का है ना, उसका जो कर्म है अर्थ पे वो तो बोलने का है। तो इस वजह से बृहस्पति 3rd हाउस में मरण कारक का इसको बोला गया। अब लोग ओशो को देखते हैं और बोलते हैं उनका भी बृहस्पति मरण कारक का स्थान में था, उनका तो वो तो इतनी ज़्यादा ज्ञान की बातें करते थे, तो शास्त्र ठीक नहीं बोलते। तो लोग ना दिमाग नहीं लगाते कि अगर महर्षि पराशर ने या फिर किसी भी वराह मिहिर ने, महर्षि जैमिनी ने, अगर महर्षि भृगु ने कोई चीज़ें लिखी हैं तो उसका कुछ मतलब तो ज़रूर होगा ना। तो बेसिकली मतलब क्या है ना कि ये इन लोगों ने ये नहीं देखा कि ओशो के चार्ट में बृहस्पति जो है वो 10 के 10 डिविजनल चार्ट्स के अंदर जो भी एक्चुअली में मायने रखते हैं, जिसे ऋषि पराशर ने जिनको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए गए, उन सब के सब में बृहस्पति या तो एग्जॉल्टेड है, या तो मूल त्रिकोण में है, या तो दिग्बली है यानी कि 1st हाउस में है। इन तीनों में से किसी एक में बृहस्पति की आपको पोजीशन देखने को मिलती है। और उस चार्ट के अंदर भी जो कि लॉर्ड ओशो का चार्ट है, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है कि टॉरस लगन की कुंडली है, बृहस्पति वहाँ पे उच्च का है, कैंसर का बृहस्पति है, राइट। तो कैंसर इज़ अ वाटर साइन और वाटर साइन एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सुनने की है, बोलने की नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे भी कैंसिल आउट होती है, क्योंकि कैंसर है उधर। कैंसर मासेस का साइन है एंड कैंसर इज़ एन इमोशनल साइन। इंसान एक बार किसी चीज़ को अगर सुनेगा वो उसके इमोशंस में बैठ जाएगी और उसके बारे में वो बार बार पॉन्डर करेगा। ये कैंसर की एक लाइन है कि बार बार उस चीज़ के आगे पीछे घूमता रहेगा। इसी वजह से लॉर्ड ओशो का चार्ट, हर एक का चार्ट अपने आप में अलग होता है। अगर कोई भी ग्रह कहीं पे मरण कारक का स्थान में है, अगर कोई भी ग्रह नीच का हो गया, उसका हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा हो गया। वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक उस चार्ट के लिए वैलिड है। क्या आपने बाकी के डिविजनल चार्ट देखे? नहीं। तो आप ये कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि बृहस्पति 3rd हाउस में कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा? एस्ट्रोलॉजी में ना, ज्योतिष में कभी भी छोटे आंसर्स होते हैं नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी चीज़, अगर आप क्यों बोलते हैं ना अगर आप क्यों बोलते हैं ज्योतिष के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका आंसर बहुत ही लंबा चौड़ा निकल के हमेशा आएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी मैं बृहस्पति तीसरे की बात कर रहा था। तो बेसिकली बृहस्पति 3rd हाउस में है, तो क्योंकि बृहस्पति एक बड़ा प्लैनेट है, एक बहुत ही मैच्योर प्लैनेट है, और 3rd हाउस आपकी आवाज़ भी है, तो आवाज़ का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ओल्ड सा बनाता है, काफ़ी ज़्यादा डीप टेक्सचर देता है, राइट, आवाज़ का। और बात यह है क्योंकि बृहस्पति 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस आपके बर्थ रिचुअल्स भी हैं। तो बृहस्पति अगर 3rd हाउस के अंदर है तो उधर साइन देखिए बृहस्पति का कि कौन से साइन के अंदर बृहस्पति है। फॉर एग्जांपल टॉरस लगन की कुंडली दोबारा से बृहस्पति यहाँ पे उच्च का हो गया, तो आपके बर्थ रिचुअल में आपके मदर ने या फिर आपके घर में जो भी पंडित आए थे उन्हें कोई चीज़ मीठी नहीं दी गई, क्योंकि बृहस्पति मीठे का कारक है, और मदर ने कोई ना कोई मीठी चीज़ दान नहीं करी, ये चीज़ आप देख सकते हैं। या फिर क्योंकि वो वाटर का घर भी है तो कोई मीठी चीज़ पिलानी चाहिए थी, वो नहीं पिलाई गई, तो ये चीज़ आपको बर्थ रिचुअल्स में आपको देखने को मिलती है। फिर मासेस में मिठाई नहीं बांटी गई मासेस के अंदर, तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी है कि आखिर कौन सा बर्थ रिचुअल पेंडिंग रह गया था। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि 3rd हाउस की रेमेडीज़ कैसे निकालनी है, राइट। तो 3rd हाउस के अंदर साइन देखिए, बृहस्पति तो उधर पहले से ही है। सोचिए कि इस साइन की कारक को पढ़िए और उससे एक प्रेडिक्शन निकालिए कि अच्छा, मैं जब पैदा हुआ था या हुई थी तो ये चीज़ नहीं दी गई थी और उसकी वजह से बृहस्पति का कर्स है। बेसिकली बृहस्पति का काम है, नॉलेज का काम है आपको लिबरेट करना, और जब तक बृहस्पति का जो कर्स है आपके चार्ट में वो हटता नहीं है। अगर बृहस्पति का कर्स है चार्ट के अंदर तो वो चार्ट को बहुत ज़्यादा ना रोक के रखता है, लिमिट कर देता है, पाश में बांध लेता है बृहस्पति। जब भी आपको ऐसी फीलिंग है कि मुझे किसी ने बांध लिया है ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पे बृहस्पति का कर्स है और वहाँ की रेमेडी निकालना ज़रूरी है। और वो रेमेडी अगर आपको निकालनी है तो ये पेंडिंग कर्मा से ही निकाली जाएगी, इसकी और कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जो है उसके जितने भी कर्म हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपको इसी लाइफ में ही देखने को मिलते हैं, या फिर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पिछली पीढ़ी तक जाते हैं, नॉट दैट मच। आपकी लीनिएज में ही बृहस्पति रिजाइड करता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, बृहस्पति 3rd हाउस देता है। बृहस्पति 3rd हाउस जो है ना वो जिब्रिश बात करता है। जिब्रिश क्यों बात करता है? क्योंकि ना बात करते हुए ये जो गुरु है, गुरु सुनने का ज़्यादा
आदी है और बोलता ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से ना ऑफ टॉपिक बहुत जल्दी चले जाते हैं ये लोग। कोई चीज़ें लिख भी रहे होंगे या कोई चीज़ बोल भी रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक है फॉरेन स्टडीज़ के ऊपर, राइट, जस्ट एज एन एग्जांपल, तो ये लोग फॉरेन स्टडीज़ की बात करते रहेंगे और उसके बाद एकदम से करप्शन इन वीज़ा कंसल्टेंसीज या फिर इन चीज़ों के ऊपर ये पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे। ये प्रॉब्लम इनके अंदर हमेशा रहेगी ऑफ टॉपिक जाने की। जिस चीज़ के बारे में पूछा गया उस चीज़ के बारे में बताया नहीं और चीज़ों के बारे में बात करने लग गए, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दिस वॉज माई टेक ऑन बृहस्पति इन द थर्ड हाउस। इफ़ यू लाइक इट, डू कॉमेंट, डू शेयर द वीडियो अलॉट। वी आर गोइंग टू हिट 1K subscribers really soon, and if you support us it would be a huge help, right? So now let's move on to Brihaspati in the 4th house, Jupiter in the 4th house. तो चलते हैं बृहस्पति 4 की बात करते हैं कि बृहस्पति चौथे घर में कैसा काम करेगा, जुपिटर इन द 4th हाउस कैसा काम करेगा। बृहस्पति चौथे घर के अंदर ना फैंटास्टिक पोजीशन है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि वहाँ पे एग्जॉल्ट हो जाते हैं, उचके हो जाते हैं, और क्यों हो जाते हैं उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। रीज़न क्या है उच होने का। बेसिकली ना बृहस्पति 4 एक काफ़ी स्पेशल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति उच्च का है। सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये तो आपको बोलते ही होंगे, आपने हर जगह सुन ही लिया होगा। लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि चौथा घर जो है ना वो किला बोला गया उसको, वो दैट इज़ द लोएस्ट पोजीशन इन योर चार्ट। तो आपके चार्ट में जो सबसे लोएस्ट पोजीशन है ना वो 4th हाउस को दी गई। और सोचिए जो आपकी नींव है, जो कि 4th हाउस है, 4th हाउस इज़ योर नींव। आपके जीव में आपकी थिंकिंग जो है वो कैसी है वो 4th हाउस बताता है, क्योंकि थिंकिंग को हम 5th हाउस से देखते हैं कि एक थिंकिंग प्रोसीजर कैसा होगा, लेकिन जो थिंकिंग प्रोसीजर है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो उससे 12th में पता चलेगा, जो कि 4th हाउस है, राइट। क्योंकि आपकी सोच को पंचम दिखाएगा, लेकिन आपके पंचम भाव को क्रिएट किसने करा, उसकी नींव किसने रखी, वो चौथा दिखाएगा, राइट। जैसे कि आपकी पर्सनालिटी जैसी है वो कैसे पता लगेगी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी कैसे होगी, जितना ज़्यादा आप आइसोलेशन में बैठेंगे, जितना ज़्यादा आप 12th हाउस में बैठेंगे। तो इसी वजह से अगर आपको किसी भी घर को ठीक करना है, उसकी नेचुरल रेमेडी है कि उससे पिछला घर ठीक करने लग जाइए। अगर आपको नवम भाव ठीक करना है, अपने फादर के साथ रिलेशन ठीक करने हैं, तो ज़रूरी है कि उससे पहले आप अपने 8th हाउस मैटर सही रखिए। 8th हाउस मैटर्स यानी कि क्या, आप अपने इन लॉज के साथ रिलेशन सही रखिए। 8th हाउस मैटर्स यानी कि आप बेसिकली अपना जितना भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश करिए, आप डिटॉक्सिफिकेशन करिए, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें दिखेंगी। 8th हाउस इज़ ऑल्सो आइसोलेशन, तो आइसोलेशन में जाइए। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करिए, 8th हाउस की बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये चीज़ें जब आप करनी शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अगला भाव है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी अब नींव को सुधार रहे हो। तो पंचम भाव आपकी थिंकिंग है और उसकी नींव जो है वो चौथा घर। तो चौथे घर में बृहस्पति बहुत अच्छा बोला गया। बृहस्पति इतना अच्छा बोला गया इसलिए क्योंकि वो किला है, चौथा घर किला है। किला यानी कि द बेस यू आर ऑन। तो किले के अंदर बृहस्पति है, इसका मतलब क्या है कि 4th हाउस जो है ना आपके मॉरल्स हैं, बेसिक मॉरल्स जो कि आपकी मदर आपको सिखाती हैं। 4th हाउस इज़ योर चाइल्डहुड ऑल्सो। तो आप बृहस्पति अगर 4 के अंदर है ना, तो इंसान के मॉरल्स जो है ना वो नींव से ही इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो कभी भी अपने मॉरल से गिर नहीं सकता, कभी भी कोई इमोरल काम कर नहीं सकता, क्योंकि इसका जो बेसिक नींव है वही काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस सेट करी गई है, वही काफ़ी ज़्यादा विजडम के साथ सेट करी गई है, क्योंकि विजडम है। अब सोचिए एक बच्चा है, अगर उसे बचपन में ही विजडम सिखा दी जाए कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ सही है, ये तो हर कोई बता देता है, लेकिन परखना, खुद कैसे परखें कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ अगर सिखा दी जाए तो इंसान आगे जाके संभल जाता है। तो इसलिए चौथे घर में अगर बृहस्पति है तो इंसान को बचपन में उसकी माँ ने परखना सिखा दिया है किसी न किसी तरीके से कि अच्छी चीज़ कौन सी है और बुरी चीज़ कौन सी है। तो ये ब्लेसिंग होती है बृहस्पति चौथे घर की। चौथा घर जो है आपका चाइल्डहुड है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, बृहस्पति के लिए वो वाली कहावत लागू होती है कि दिए तले अंधेरा। तो लोग कहेंगे कि चाइल्डहुड बहुत अच्छा है, लेकिन बृहस्पति चौथे घर का चाइल्डहुड अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि बृहस्पति जो है ना वो डंडे मारता है। बृहस्पति आपको प्यार से प्लेट में आके सब कुछ नहीं दे देता। मून वीनस कॉम्बिनेशन नहीं है, ये बृहस्पति की बात चल रही है। और बृहस्पति बिना डिसिप्लिन के आपको कुछ भी नहीं बनाता। एक जो मूर्ति है उसको बनाने के लिए पत्थर को बहुत सारे हथौड़े मारने पड़ते हैं, और उसी वजह से बृहस्पति चौथे के अंदर एक मुश्किल चाइल्डहुड देता है आपको। अब वो कौन सी चीज़ में मुश्किल है वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर वो टॉरस के अंदर है तो पैसे से रिलेटेड आपको तंगी देखने को मिलती है। अगर वो स्कॉर्पियो से रिलेटेड है तो आपको अपनी फैमिली में अपने एंसेस्टर्स की वजह से, या फिर वहाँ पे स्कॉर्पियो है तो भी आपको पैसे की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। और बाकी सारी चीज़ें आप अगर साइन अगर उधर देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको पता लगेगा। बृहस्पति इन ऑल साइंस भी वीडियो हम बहुत ही जल्दी लाएंगे।
तो चौथे घर का बृहस्पति है, मॉरल्स बहुत अच्छे हैं। चौथा घर जिन भी चीज़ों को सिग्निफाई करता है, लग्जरी आइटम्स, गाड़ियाँ, आपका घर, तो इन सारी की सारी चीज़ों में जो मैंने अभी आपको बताई, इन सारी की सारी चीज़ों में ना इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा। इन सारी की सारी चीज़ों में इंसान बोलेगा देखो लेना है तो अच्छा ही लेंगे, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। एंड मदर ऑल्सो, इन चारों चीज़ों के अंदर मदर के लिए भी कुछ लेना होगा ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा इंसान। द पर्सन विल बी लाइक कि मैं कोई लूँगा अपनी माँ के लिए चीज़ तो बेस्ट चीज़ लूँगा, माई मदर डिज़र्व्स द बेस्ट। और जुपिटर जहाँ पे भी जाएगा ना वहाँ पे एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप देगा उस हाउस के रिलेटिव के साथ। तो क्योंकि यहाँ पे मदर का हाउस है तो मदर के साथ एक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर आप मदर को कुछ भी कहिए आपका एक नेचुरल ट्रस्ट है मदर के साथ, और मदर के साथ ही होना भी चाहिए। बृहस्पति जहाँ पे भी जाएगा वो नेचुरल ट्रस्ट दे देगा, लेकिन क्या वो इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। इसलिए बृहस्पति 4 और 9 अच्छे कहे गए, क्योंकि फादर के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फादर अनकंडीशनली आपको प्यार कर रहे हैं। चौथे के अंदर बहुत अच्छा बोला गया, क्योंकि अगर आप मदर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। पहले के अंदर बहुत अच्छा कहा गया, क्योंकि आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इन जहाँ पे भी बृहस्पति अच्छा बोला गया उसका एक रीज़न है, क्यों, क्योंकि उस रिलेटिव के साथ वो एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बना रहा है। और अगर वो एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल बृहस्पति 6 चला गया, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप अपने एनिमीज़ के साथ बनाएगा तो कैसे चलेगा, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बनाएगा तो कैसे चलेगा, एम्प्लॉयज़ उसे बहुत ही ईजिली चीट भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से बृहस्पति जहाँ पे भी बैठता है उस रिलेटिव के साथ एक नेचुरल ट्रस्ट होता है। और क्योंकि यहाँ पे वो 4th हाउस में है, मदर के हाउस में, तो मदर के साथ एक नेचुरल ट्रस्टफुल रिलेशनशिप होना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही हेल्दी चीज़ आपको देखने को मिलती है। चौथे घर का बृहस्पति ना ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग क्यों है, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज का कारक है, और ये जो इंसान है ना नॉलेज को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मतलब क्या, ये इंसान ना स्पंज की तरह है नॉलेज के, कि नॉलेज आई और जिस इंसान को उस चीज़ को समझने में फॉर एग्जांपल 2 दिन लगने थे, उसने ये चीज़ 2 मिनट में समझ ली। ये बृहस्पति की ब्लेसिंग है। आप बृहस्पति 10 से पूछ के देखिए कि उसको नॉलेज के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, उसको नॉलेज को अपने अंदर समाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि नॉलेज की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। और बृहस्पति 4 में ये एक नेचुरल अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसे तो बना बनाया सब कुछ मिलेगा। अब वो तो मिलेगा ही क्योंकि अच्छे कर्म है। बृहस्पति 4 हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन बात यह है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बृहस्पति 4 जो है नॉलेज बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब करेगा और बहुत ही चीज़ों की नॉलेज रखेगा भी। अब क्योंकि ये व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है और हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इस इंसान का या तो रियल एस्टेट में मैंने देखा, या तो व्हीकल्स में, गाड़ियों में, बाइक्स में, इनमें से किसी, मोटर्स में, किसी न किसी चीज़ में मेरे को इन लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, कि गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक हो जाना, या फिर एक पर्टिकुलर घर हमेशा दिमाग में होता है ड्रीम हाउस, कि मेरे को ऐसा ही घर चाहिए, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर 4th हाउस में बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, तो घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ पे एक स्पेस का एलिमेंट होगा, जो एक खुली जगह होगी जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं पड़ी होगी। तो ये चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलती है, राइट। और इसमें एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 4th हाउस जो है ना आपकी मदरलैंड है, और जुपिटर बीज है। तो बृहस्पति जहाँ पे भी होता है वो जगह दिखाती है कि आप कंसीव कैसे हुए थे। तो बृहस्पति अगर चौथे घर में, हो सकता है कि जब भी मदर एंड फादर ने कोई ना कोई नया व्हीकल या फिर कोई ना कोई नया घर लिया हो तब आप कंसीव हुए हो, या फिर जब आपके मदर एंड फादर अपने मदरलैंड्स गए थे, अपनी भूमि पे गए थे, अपने मदरलैंड्स में गए थे, तब आप कंसीव हुए हो। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल है कि आप जब पैदा हुए उससे 9 महीने पहले का आप अपने मदर एंड फादर से पूछिए, एंड आपको पता लग जाएगा, राइट। सो नाउ if you like the video, do subscribe, do like. We are very close to 1k subscribers, and if you have any doubts you can ask in the comments. My details are down in the description as well. So now let's move on to Brihaspati in the 5th house. बृहस्पति पंचम भाव की अब बात करते हैं कि पंचम भाव का बृहस्पति दिखाता क्या है, सिग्निफाई क्या करता है, और ये इतनी स्पेशल पोजीशन क्यों है। मेरे दिल के काफ़ी करीब है बृहस्पति पंचम भाव, क्योंकि इस पोजीशन में ना सूर्य और बृहस्पति जो कि सबसे बड़े ग्रह हैं, दोनों के दोनों, सूर्य और बृहस्पति दोनों सबसे बड़े ग्रह हैं, और इन दोनों का जब मिलन हो जाता है ना, इट्स अ डिवाइन कॉम्बिनेशन। मतलब बृहस्पति 5 मिलना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और बृहस्पति को पंचम भाव में लाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे पूर्व पुण्य करे होने चाहिए कि ताकि आपको बृहस्पति 5 में मिले। अब बृहस्पति पंचम भाव इवन तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्लेसमेंट है अपने आप में लाना, लेकिन जब ये आपके पास आती है ना, तो
इट इज़ अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। क्यों है? देखिए, पंचम भाव का बृहस्पति इतना अच्छा है कि पंचम भाव जो है ना बेसिकली इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि पंचम भाव ना आपकी थिंकिंग एबिलिटी है। आप सारा टाइम सोचते क्या हैं वो पंचम भाव दिखाता है। अगर आप प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, प्रश्न ज्योतिष में जाते हैं, तो वहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान अभी ये प्रश्न पूछते हुए क्या सोच रहा है। अगर आप उसके 5th हाउस, 5th लॉर्ड और सूर्य को देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि इंसान के मन में अभी चल क्या रहा है। बिल्कुल वैसे ही पंचम भाव में बृहस्पति आके बैठ गए हैं, और बृहस्पति सबसे बड़ी हाईएस्ट नॉलेज के प्रधान है, हाईएस्ट नॉलेज को गवर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि 9th हाउस है, 9th लॉर्ड है, नेचुरली 9th लॉर्ड इन द 5th हाउस कनेक्शन है। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों अच्छा कॉम्बिनेशन कहता हूँ मैं? पंचम भाव बृहस्पति ना, जैसे कि मैंने चौथे भाव की बात करी थी, एक स्पंज है नॉलेज का। मतलब पंचम भाव बृहस्पति ना ऐसा है कि पंचम भाव बृहस्पति को सारे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ना 5th हाउस इज़ योर चेयर, 5th हाउस इज़ योर पोजीशन। जब भी 10th हाउस और 5th हाउस का साथ में कॉम्बिनेशन आ जाता है किसी भी दशा में, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस दशा में प्रमोशन होने वाला है। 10th और 8th का हो जाता है तो जॉब हट जाती है, 10th और 3rd का हो जाता है तो ट्रांसफ़र होता है, 10th और 12th का होता है तो ट्रांसफ़र होता है, 10th और 6th का होता है तो प्रोफेशन में लड़ाइयाँ होती हैं, तो 10th और 5th का होता है तो आपको पोजीशन मिलती है, प्रमोशन मिलता है, अप्रेजल्स मिलते हैं, एवरीथिंग। अब बेसिकली 10th लॉर्ड, तो बेसिकली अब मैं बृहस्पति पंचम भाव की बात करता हूँ, क्योंकि पंचम भाव जो है ना वो चेयर है, और चेयर के ऊपर एक गुरु आके बैठ गया है। गुरु की वैसे ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और अब उसे चेयर भी मिल गई। तो बेसिकली ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ऐसा समझिए इंद्र ही है, लेकिन इंद्र में अब नॉलेज भी आ गई। तो ये वैसा कॉम्बिनेशन है। इट्स लाइक विष्णु, लॉर्ड विष्णु को कोई भी चिंता नहीं है, वो सारी की सारी सृष्टि के राजा हैं, उसे चला रहे हैं, लेकिन उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि उनके अंदर ज्ञान इतना सारा है, वो ज्ञान के प्रतीक हैं, राइट, लॉर्ड विष्णु। तो मैं इसे वैसी सी एक आप कह सकते हैं पोजीशन कहता हूँ कि इंसान को अब एक चीज़ बोलोगे वो आगे से 5 चीज़ें बोलेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति पैदा ही हुए ऋषि अंगी की अग्नि से प्रार्थना की वजह से। जब ऋषि अंगी ने अग्नि से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी तो अग्नि ने जो बच्चा दिया उसे बृहस्पति कहा गया। अब बृहस्पति जो है वो वैसे ही अग्नि से पैदा हुए हैं, और अग्निदेव ने ये प्रॉमिस करा था अंगी ऋषि को कि ये जो आपका बच्चा होगा, आप इसे एक चीज़ सिखाओगे, आगे से 4 चीज़ें आपको और बताएगा। एंथुजियाज्म होगा, हंगर होगा इस इंसान के अंदर, क्योंकि एक फायरी प्लैनेट है बृहस्पति, और एक फायरी प्लैनेट के अंदर आप देखते हैं हमेशा भूख बहुत होगी, चाहे वो सन हो, मार्स हो या फिर बृहस्पति हो, तीनों के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और क्योंकि अब बृहस्पति पंचम भाव के अंदर है ना, तो भूख है नॉलेज की। तो बेसिकली ना बृहस्पति 5 को ना मैं एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली पोजीशन कहता हूँ, क्योंकि इस इंसान को ना एलिमेंट्री नॉलेज बहुत है अबाउट एवरीथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में आप इससे बात करिए, आपको पता लगेगा इसकी नॉलेज की डेप्थ कितनी है, क्योंकि पंचम भाव जो है ना वो दिखने का घर है, लेकिन बृहस्पति इतना डीप है, उसकी सिर्फ ऊपर की लेयर दिखती है, उसके अंदर कितनी नॉलेज फंसी हुई है वो लोगों को दिखती नहीं। तो इसके हिसाब से वो एलिमेंट्री नॉलेज है कि मेरे को इतना ही आता है, लेकिन पीछे जब आपको दिखता है तो आपको पता लगता है कि ये जो नॉलेज है वो वर्ल्ड व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो ये आपको बृहस्पति 5 की ग्रेटनेस दिखाता है। बृहस्पति 5 के अंदर ना मंत्र सिद्धि की मुझे चीज़ दिखती है, क्योंकि 5th हाउस इज़ योर मंत्र सिद्धीज, इज़ योर मंत्र। और जब वहाँ पे बृहस्पति खुद आके बैठ गए, भगवान खुद आके बैठ गए, तो ऑफकोर्स वहाँ पे मंत्र सिद्धि तो ज़रूर देंगे। द नेक्स्ट, तो अगर ये इंसान कोई भी पाठ करना शुरू करता है कंसिस्टेंटली, चाहे वो विष्णु सहस्त्रनाम हो, ललिता सहस्त्रनाम हो, पुरुष सूक्तम हो, एनीथिंग, उस चीज़ को वो सिद्ध करने की बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। ये एक पोजीशन है जो कि काफ़ी अच्छी सिद्धियों के लिए बन सकती है, राइट, स्पेशल पावर्स के लिए बन सकती है। और जो लास्ट चीज़ मेरे को दिखती है ना कि 5th हाउस के अंदर अगर बृहस्पति है तो जो इंसान है वो जब कंसीव हुआ होगा तो वो कोई ना कोई सेलिब्रेशन का टाइम होगा, तब कोई फेस्टिवल का टाइम हो, कोई ना कोई घर में सेलिब्रेशंस का माहौल होगा, तब इंसान कंसीव हुआ होगा। और दूसरी चीज़, ये इंसान ना एक ऐसा इंसान है जिसके लिए ना माँ बाप ने प्रे करा होगा कि काश हमें एक ऐसी औलाद मिले। तो ये वो वाली प्लेसमेंट है, क्योंकि बृहस्पति 5 में
बहुत ज़्यादा इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये ट्रू है कि मिलती बहुत मुश्किल से है। अगर आपको मिली है, आई नो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी आपके अंदर, और बृहस्पति 5 वाला ना ऐसा है कि 70 मार्क्स का पढ़ के जाएगा, 100 नंबर ले आएगा। लेकिन अगर हम बृहस्पति 10-11 देखेंगे ना, 200 नंबर का पढ़ के जाएगा, 70 मार्क्स लाएगा। तो ये वो वाली चीज़ है। तो इसलिए अगर आपका बृहस्पति 5 है ना, देन यू आर डेफिनेटली ब्लेस्ड, क्योंकि बृहस्पति पहली बात तो त्रिकोण में आके बैठ गया, वैसे ही ब्लेसिंग है, और 5th हाउस के अंदर बैठ गया, फिर तो आपको टॉप पे रखेगा हमेशा एकेडमिक्स में। तो दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेसमेंट अबाउट लाइक from my perspective. If you like the video, do subscribe, do like. We are very very close to 1k subscribers, so please consider subscribing. We put a lot of work in these videos, and if you have any doubts, you can contact me down below. Now let's move on to Brihaspati in the 6th house, Guru in the 6th house, Jupiter in the 6th house. तो बृहस्पति 6th हाउस की बात करते हैं कि बृहस्पति 6th हाउस परफॉर्म कैसा करता है। बृहस्पति 6th हाउस ना मेरे अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई है। क्लासिक्स भी इसे अच्छा नहीं कहते। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे को लगता है कि बृहस्पति 6-12 एक्सेस में ना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि ना 6th हाउस जो है, 12वें घर में बृहस्पति काफ़ी अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी भी कुछ अपने इश्यूज़ हैं। लेकिन 6th हाउस के अंदर ना कुछ ज़्यादा ही मीनियल इश्यूज़ हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 6th हाउस ना निट पिकिंग का हाउस है। यहाँ पे बुध उच्च का होता है, बुध और बृहस्पति की बनती नहीं है। ऐसा क्यों? बृहस्पति गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है और बुध मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाता है, और बृहस्पति गोल्ड का सिग्निफिकेटर है जो कि एक हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल है, जिसके अंदर ठहराव है, जिसके अंदर विजडम है। और अगर वो 6th हाउस के अंदर आ गया है ना, तो 6th हाउस के अंदर इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड होता है, लेकिन फिर भी वो चूज़ करता है कि मैं एक 9 to 5 मीडियोकर जॉब ले लूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो कि IIT से ग्रेजुएटेड है, IIM ग्रेजुएटेड है, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी जॉब के पीछे ही लगे हुए हैं, जहाँ पे अगर वो 5 लाख कमा सकते हैं तो वो 2 लाख कमा के खुश है महीने का। और वो इसलिए क्योंकि ना इनसिक्योरिटी है। किस चीज़ की? 3 चीज़ होगी, रोग, ऋण और शत्रु, यानी कि डेट्स, डिजीजेस एंड एनिमीज़। इन तीनों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, और इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति है ना, तो ये लोग अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या फिर कोई धर्म का भी काम करवाते हैं, उसमें हमेशा ना इनके बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा, यार ये मेरा पैसा मार लेगा, यार ये ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहमी बनाता है बहुत ज़्यादा बृहस्पति 6ठा भाव, क्योंकि ना कोई भी चीज़ हो जाए उसके अंदर इनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाएगी। क्योंकि जैसे कोविड की वैक्सीन भी आई थी, तो बृहस्पति 6 वाले जो लोग होंगे ना, उसके अंदर ये थॉट ज़रूर रहा होगा कि इस पक्का ना वैक्सीन में ना कुछ मिलावट है। वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे ना बिलीव करेंगे और ये सब सोचेंगे। इवन दो आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में आप इतनी ज़्यादा अनहाइजीनिक जगहों का खाना खाते हैं, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि एक वैक्सीन से आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो आपका बृहस्पति 6 है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। बृहस्पति 6ठे भाव के अंदर ना एक ऐसी पोजीशन है, क्योंकि बृहस्पति आपके सीड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दिखाता है कि आप जब कंसीव हुए थे ना, तो उससे पहले माँ बाप की एक फ़ाइट ज़रूर हुई होगी। कोई ना कोई हो सकता है आपके फादर के ऊपर केस चल रहा हो, कोई ना कोई लिटिगेशन प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई डिजीज़ से वो बाहर निकले हों, कोई ना कोई डेट के अंडर हों, और कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी माँ बाप की आपको कंसीव करने से पहले, और आप उसके बाद कंसीव हुए होंगे किसी ना किसी लड़ाई के बाद। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है बृहस्पति 6ठे भाव के अंदर, बिकॉज बृहस्पति इज़ योर सीड। और उसी से, और बृहस्पति जिस भी घर में बैठता है वो दिखा देता है कि आप कंसीव कैसे हुए थे। बृहस्पति 6 के अंदर है ना, तो मैं यही बोलूँगा कि ये लोग ना, मेरे को एक टैग है बृहस्पति 6 को, अगर मैं एक लाइन में मुझे बोलना हो ना, एक आप कह सकते हैं ओवर क्वालिफाइड सर्वेंट है, कि वो इंसान के अंदर ना बोलने की शक्ति नहीं, बिकॉज 6th हाउस इज योर डिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड 12th हाउस इज योर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, योर बिजनेस। तो अगर आप 6th हाउस देखें ना, ये इंसान का जीव ही डिपेंडेंट में फंस गया है, डे टू डे चलाने में फंस गया। हालांकि इसे बिग पिक्चर ऑपरेशंस में काफ़ी अच्छा काम करेगा, लेकिन इसको मौका ही नहीं मिलेगा उधर। अब 6th हाउस का बृहस्पति ना शक की बहुत ज़्यादा बनाता है, बहुत ज़्यादा शक करता है ये इंसान। तो इनके अंडर जो एम्प्लॉय होता है ना, वो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि इनका जो बॉस होगा वो हमेशा, अगर उसका बृहस्पति 6, हमेशा इनके ऊपर सस्पिशियस रहेगा। तो इसलिए मुझे बृहस्पति 6 इतना अच्छा नहीं। ये लोग ना पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ना डर है अंदर डर फंसा हुआ है। और ये चीज़ ओशो भी कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हद से ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो चीज़ बुरी है। क्यों? क्योंकि फिर आप डर की वजह से पूजा पाठ कर रहे हैं, और अगर आप एक नेगेटिव थॉट की वजह से एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो उस पॉजिटिव काम का कोई भी असर नहीं आने वाला। तो
ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बृहस्पति 6 के ऊपर. इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू सोफियोलॉजी. वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू नीड एनी रेमेडीज, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. माई डिटेल्स आर डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. Do comment, do share to all the people who have Brihaspati in the 6th house. Now let's move on to Brihaspati in the 7th house. तो शुरू करते हैं बृहस्पति सप्तम भाव से. तो बृहस्पति सप्तम भाव और पहले भाव में ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव से लगन को देखता है. लेकिन बात यह है कि उसके लिए कंडीशन है कि लगन को ना खाली होना पड़ेगा, क्योंकि अगर लगन खाली होगा, उसको कोई एस्पेक्ट और कोई नहीं कर रहा होगा, तभी बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव दिखा पाएगा. लेकिन बेसिकली अब बात यह है ना कि अगर बृहस्पति सप्तम भाव के अंदर है और पहले भाव के अंदर, दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल बनाता है. लेकिन सप्तम भाव का जो बृहस्पति है ना, उसमें एक कमी है कि वो शुक्र के घर में आके बैठ गया है और बृहस्पति यहाँ पे दिग्बल लूज कर चुका है. दिग्बल लूज करने का मतलब क्या है? फर्स्ट हाउस के अंदर बृहस्पति के अंदर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ थी. he knew what he wanted to do with the native, but in the 7th house now that power has now gone to the spouse, क्योंकि 7th house spouse का first house होगा. जैसे हम 8th house को spouse का second house कहते हैं, वैसे ही 7th house को अब spouse का first house कहोगे. तो अब spouse के अंदर पावर है आपको चेंज करने की, और इसी वजह से इन लोगों की नॉर्मली मैरिड लाइफ मैंने अच्छी जाते हुए नहीं देखी है. लेकिन बात यह है कि क्योंकि बृहस्पति नेचुरली एक 9th हाउस का लॉर्ड है, और नेचुरली ये 9th लॉर्ड इन 7th हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है ज़ोडिएक के अंदर, इस वजह से ना मैं इन्हें हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ना शादी क्योंकि तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो सोसाइटी से एक्सेप्टेंस दिखाता है, वो ट्रेडिशन का कारक है. इसी वजह से अगर जुपिटर 7th हाउस में, तो इंसान वहाँ पे ट्रेडिशन नहीं तोड़ पा रहा, वहाँ की शादी तोड़ नहीं पा रहा. इसी वजह से मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप अपने स्पाउस के हिसाब से अलाइन हो जाइए, क्योंकि अगर आप अपने स्पाउस के हिसाब से अलाइन नहीं होंगे ना, पहली बात, जो भी आपने राइज पाया है अपने शादी के बाद, क्योंकि 9th लॉर्ड 7th हाउस में शादी के बाद राइज देखने को मिला है, लेकिन अगर आप अपने स्पाउस की इज्जत नहीं करेंगे, स्पाउस के हिसाब से अलाइन नहीं होंगे, तो वो जितना भी आपने पद उन्नति पाई है वो उस सब में आपको घाटा देखने को मिलेगा. ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि 7th हाउस का बृहस्पति क्योंकि शुक्र के घर में है, पहली बात स्पाउस के साथ एक काफ़ी बड़ा कार्मिक डेट है. दूसरी बात, पैसे के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, पैसे का पीर बन जाता है बृहस्पति अगर यहाँ पे होता है तो. और इसी वजह से ना आप देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ पे ना एक डेट है बृहस्पति का कि इस वाले बृहस्पति को अपने फादर को या फिर अपने सीनियर्स को ना पैसा कमा के देना पड़ता है. बृहस्पति फर्स्ट हाउस का थोड़ा सा अलग पेंडिंग कर्मा था कि उसे अपने जूनियर और सबऑर्डिनेट्स को पैसा कमा के देना पड़ता था. बृहस्पति फर्स्ट की हमेशा ये कहानी होती थी कि यार मुझे अपने जूनियर के नीचे डाल दिया. लेकिन बृहस्पति 7th की हमेशा कहानी होती है कि उसको अपने सीनियर्स को पैसा कमा के देना है, और ये कंपैरेटिवली ईजियर है बृहस्पति फर्स्ट से, क्योंकि हो सकता है बृहस्पति फर्स्ट में क्योंकि ईगो भी ज़्यादा देता है तो जूनियर के नीचे जाना मुश्किल है, लेकिन 7th के अंदर आपको अपने फादर को पैसा कमा के देना है, अपने गुरु को देना है. और अगर मैं यहाँ पे आपको रेमेडी भी करवाऊँ ना, पुरुष सुक्तम या फिर ऐसी कोई रेमेडी, तो भी कोई ना कोई आपसे पैसा छीन के ले जाएगा. तो हमेशा मैं यही रेमेडी देता हूँ कि अपने फादर को और अपने गुरु को पैसा वैसे ही आप दे दीजिए, क्योंकि अगर आप कमा के नहीं दोगे ना, तो वो आगे आपको कभी ना कभी देना ही होगा. काफ़ी लोगों ने इधर दिया भी होगा फादर और गुरु को पैसा, और क्योंकि गुरु ना लिबरेशन का कारक है, तो आप तब तक लिबरेट नहीं होगे तब तक आप गुरु का पेंडिंग कर्मा पूरा नहीं करोगे. गुरु अगर 7th हाउस में होता है, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जो पार्टनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होता है, और ये एक ऐसे टाइम पे कंसीव हुए होते हैं जब घर में शादी का माहौल होता है, क्योंकि बृहस्पति सीड का कारक है, और सीड अगर 7th हाउस के अंदर है तो सीड तब बोया गया जब कोई ना कोई शादी का कार्यक्रम चल रहा था घर के अंदर. तो ये चीज़ आपको बृहस्पति सप्तम में बहुत ही ईजिली देखने को मिलती है. अब इनका जो स्पाउस होता है, इनको अपने स्पाउस के ऊपर ट्रस्ट होता है. ये चीज़ होती है कि ट्रस्ट है स्पाउस के ऊपर, क्योंकि बृहस्पति जहाँ पे बैठता है उस घर के रिलेटिव के साथ आपका एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बना देता है. लेकिन क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का भी कारक है, तो अगर वीनस की पोजीशन ख़राब है और बृहस्पति 7th में है, तो इन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा लोग चीट भी कर जाते हैं, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा है अपने रिलेशनशिप को लेके कि ठीक है ना, कोई बात नहीं. बिजनेस में भी, बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी और रिलेशनशिप पार्टनर्स के साथ भी आपको ज़्यादा, हद से ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देखने को यहाँ पे मिल सकता है अगर यहाँ पे वीनस भी ख़राब हो जाए, क्योंकि वो पार्टनरशिप्स का कारक है. दिस वॉज माई टेक
ऑन जुपिटर इन द 7th हाउस। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड इसमें मैंने बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट्स को टच करा है। बृहस्पति का एक और पॉइंट है कि वो बेसिकली ना आप उसके हिसाब से जितना अलाइन होगे वो उतना अच्छा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, वी आर रियली क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू कॉमेंट ऑल्सो, आई रीड all of your comments. And also, if you have any doubts, if you want to get a reading with me, then my details are down in the description. And now let's move on to Brihaspati in the 8th house. तो बृहस्पति अष्टम की थोड़ी सी बात करते हैं। तो बेसिकली बृहस्पति अष्टम भाव ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि अष्टम भाव का बृहस्पति ना पहली बात तो इनहेरिटेंस का पैसा देता है, लेकिन बृहस्पति क्योंकि एक बीज है तो वो बताता है कि आप कंसीव कैसे हुए थे। तो अगर बृहस्पति 8वें घर में है तो ये देखने को मिलता है कि जो बच्चा है वो श्राद्ध के टाइम पे या फिर किसी न किसी की डेथ सेरेमनी के टाइम पे कंसीव करा गया है। अगर 8th हाउस का बृहस्पति है ना, तो ये इंसान ना एल्डर्स की काफ़ी ज़्यादा, अपने से बड़ों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत रखता है। लेकिन बात यह है कि अपने से जो यंगर लोग होते हैं उनसे ये जल्दी इज्जत नहीं ले पाता है, क्योंकि उनकी इज्जत करता भी नहीं है। तो अगर आप इज्जत करोगे तो नहीं तो ले भी नहीं पाओगे। इस वजह से ये इस पर कर्स रहता है कि अपने जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं उनसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन जो अपने से एल्डर्स हैं उनकी आंखों में हमेशा काफ़ी अच्छा है और ये एक्चुअली उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। लाल किताब में कहा गया कि अष्टम बृहस्पति लंका दान करने वाला, यानी कि ये इंसान को अपनी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो दान करनी पड़ेगी। अगर आपने लंका दान करनी है तो आपके पास लंका पहले होनी भी चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा देखने को मिलती है। बृहस्पति अगर 8वें घर में है तो, और वो जिस साइन के अंदर है उस साइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीक्रेट ऐसी चीज़ है इनके पास जो कि इन्हें मिलेगी बाय इनहेरिटेंस और एनीथिंग, जो कि उन्हें मिलेगी, उसको आप टाइम कर सकते हैं, जो कि इन्हें आगे दान करनी पड़ेगी। अगर ये उसको दान नहीं करते हैं ना तो इनके ऊपर बहुत ही बड़ा कार्मिक डेट आ सकता है। अब वो कौन सी चीज़ होगी वो डिपेंड करता है वो कौन सा साइन है। अगर बृहस्पति यहाँ पे सैजिटेरियस में बैठा है, 9 नंबर साइन में हो सकता है, तो हो सकता है कि कोई बुक हो, क्योंकि 8th हाउस है तो अकल्ट से रिलेटेड कोई बुक मिल जाए। अगर यहाँ पे कैंसर है तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी व्हीकल मिल जाए, कोई ना कोई ऐसा एक ऐसी चीज़ मिल जाए, एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए जिससे कोई ना कोई इमोशनली अटैच्ड है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, और या फिर कोई मासेस से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। 8वें घर के बृहस्पति काफ़ी सीक्रेटिव वो रखता है। 8वें घर के बृहस्पति के पास ना बचाने की बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब ये ना ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनका हो सकता है कि 2-3 अफेयर्स हों, और जिन लोगों के मरने के बाद उनके अफेयर्स का पता लगता है, ये वैसा है क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में बचाने की कोशिश करता है हर टाइम। अब 8th हाउस का बृहस्पति पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें हैं, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, इवन तो इसको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ये एक्यूमुलेट भी कर लेगा, लेकिन ना ये यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो सेटिस्फैक्शन का कारक है, वो संतोष का कारक है, और संतोष का कारक अब 8th हाउस में मृत्यु भाव में चला गया। तो इस इंसान को ना चाहे वो चीज़ें मिल भी जाए, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, उसे यूज़ नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि रिसोर्स मैनेजर ही अच्छा नहीं बनाता। 8th हाउस का बृहस्पति है तो आपको एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है कि ये इंसान का ना, लाल किताब में ये भी बोला गया कि, लाल किताब में नहीं, क्लास 6 में ये भी बोला गया कि जब भी बृहस्पति अष्टम का इंसान किसी ना किसी डेथ बेड वाले इंसान के साथ बैठेगा तो वो इंसान अपनी मृत्यु नहीं हो पाएगी उस इंसान की। अब ये क्यों नहीं हो पाएगी, ये चीज़ सोचने की कोशिश करिए। बृहस्पति जहाँ पे भी है ना उससे रिलेटेड आपको नॉलेज है, और बृहस्पति जहाँ पे भी है ना वो चीज़ ना वो दान इजीली कर नहीं पाता, और अगर 8th हाउस में ये लोग ना इजीली दान वो वाली चीज़ कर भी नहीं पाते हैं, उसका इनके ऊपर कार्मिक डेट पहले से ही होता है। अब अगर कोई इंसान अपनी ही जान नहीं छोड़ पा रहा है तो वो दूसरे को कैसे छोड़ने देगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जीव कारक है वो 8th हाउस में आ गया। इसका मतलब है इंसान को अपना जीव ही त्याग करना पड़ेगा, और वो कर नहीं पाता क्योंकि वो बृहस्पति का टेस्ट है। तो जो इंसान वो दान नहीं कर पाएगा, वो अगर किसी भी मुर्दे के पास जाएगा, जो भी डेथ बेड पे होगा उसके पास जाएगा, वो अपना जीव नहीं त्याग कर पाएगा, क्योंकि इंसान अपना भी नहीं कर पा रहा और वो दूसरे को भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीव कारक की शक्ति ही ऐसी है, बृहस्पति की शक्ति ही ऐसी है इस भाव के अंदर। तो और ये मैंने देखा, ये लोग ना मरे हुए लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। जो लोग मर गए हैं ना उनसे बहुत अटैच, मतलब जो लोग होते हैं ना, जो जब कोई इंसान ज़िंदा होता है उसकी इतनी केयर नहीं करते, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसकी बहुत केयर करते हैं। ये थोड़ी सी वो वाली पोजीशन है कि जब जिंदा थे तब क्यों नहीं कदर करी, मरने के बाद तो हर कोई कदर कर लेता है, राइट। तो ये थोड़ी सी वो वाली प्लेसमेंट है। एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है कि ये ना
अकल्ट से तो चलो इनका वास्ता है, अकल्ट से रिलेटेड इनको कोई ना कोई नॉलेज मिलेगी, चाहे वो तंत्र हो, ज्योतिष हो, कोई भी हो, लेकिन ज़रूर इनके पास वो नॉलेज ज़रूर होगी। This was my take on Jupiter in the 8th. Now let's move on to Jupiter in the 9th. If you liked the video, do subscribe, do like. We are really close to 1k subscribers. If you have any doubts, my details are down in the description, and share it to all the 8th house Jupiterians. Thank you, and now let's move on. तो बृहस्पति नवम भाव की बात करते हैं। ये बृहस्पति की पोजीशन ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड कोशिश करूँगा इसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपकी तरफ पहुँचाने की, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली पहली बात तो लगन को एस्पेक्ट भी कर रहा है, एंड नेचुरली 9th लॉर्ड एंड 9th हाउस का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। अब ये प्राप्त कैसे होता है? पहली बात तो ना इस इंसान को अब देखिए, बृहस्पति नवम भाव को ना, क्योंकि बृहस्पति बीज है, तो ये इंसान हमेशा कंसीव होता है जब भी इसके जो पेरेंट्स होंगे वो किसी ना किसी रिलीजियस प्लेस की तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर कोई लॉन्ग ट्रैवल कर रहे होंगे, उस टाइम के अंदर ये जो नेटिव होगा ये कंसीव होगा। अब बात क्या है कि बृहस्पति अगर नवम भाव के अंदर है ना, तो नवम भाव इज़ द कम्युनिकेशन यू डू प्री मैरिज विच एक्चुअली कन्फर्म्स योर मैरिज, बिकॉज 7 से 3rd पड़ता है, तो इसलिए 9th हाउस के अंदर जो भी प्लैनेट होता है उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी बात होगी तभी आपकी मैरिज कन्फर्म होगी, बिकॉज इट विल एक्टिवेट द 7th हाउस इवेंचुअली। तो क्योंकि यहाँ पे जुपिटर है, तो जब तक इनका और इनका अपकमिंग पार्टनर रिलीजन या फिर फेथ को डिस्कस नहीं करेंगे एक दूसरे में, तब तक इनकी मैरिज कंफर्म नहीं होने वाली, या फिर जब तक इनकी बात के अंदर कोई ना कोई दूसरे इंसान को कुछ सिखा ना दे। फॉर एग्जांपल इनका और इनका स्पाउस बात कर रहा है और दूसरे स्पाउस को कोई बात नहीं पता, तो ये उनको फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ चाइना, अगर ये उसको इनको सिखा देंगे दूसरे इंसान को, तो कंफर्म हो जाएगा दैट ओके दिस इज गोइंग टू बी माई पार्टनर, बिकॉज दे डिस्कस्ड एंड समवन टॉट द अदर पर्सन समथिंग। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और अगर वो धर्म के बारे में कुछ सिखाता है फिर तो कन्फर्म्ड है, फिर कोई संशय की बात होती नहीं है। लेकिन ना अब बृहस्पति क्योंकि नवम भाव के अंदर है, तो नवम भाव के साथ ना आप देखते भी हैं, क्योंकि मदर का 6th हाउस है नवम भाव, 4th हाउस से 6th पोजीशन पड़ती है। तो इसी वजह से ना आपको देखने को मिलता है कि क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति है, तो जो मदर है ना वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाती हैं। कोई भी चीज़ है अगर उनको ज़्यादा गलती में ठहराया जा रहा है तो वो ज़्यादा आर्ग्यू कर नहीं पाती हैं, बिकॉज और इसी वजह से ना आप देखेंगे मदर को अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी करा गया, क्योंकि मदर कुछ बोल नहीं पाती हैं। इसी वजह से वो बृहस्पति 9th हाउस में है। और बृहस्पति 9th हाउस में तो ये भी दिखाते हैं कि जो फादर की लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग नहीं रही फादर की लाइफ में, मतलब ऐसा रहा कि वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़े और वो धीरे धीरे अपनी जर्नी में चीज़ें सीखते गए। बृहस्पति क्योंकि नवम भाव के अंदर है, तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि अपने सिबलिंग को ये कोई ना कोई ऐसी एडवाइस देंगे उनकी मैरिज से रिलेटेड, जो कि अगर वो मानेंगे तो वो इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या फिर इनकी इस एडवाइस की वो वैसी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन बात क्या है, बृहस्पति जहाँ पे बैठेगा उस चीज़ को वो गोल्ड का बनाएगा। और क्योंकि बृहस्पति हाथी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इंसान ना कभी ज़िंदगी में, क्योंकि 9th हाउस फेथ और रिलीजन है, तो कभी ना कभी ज़िंदगी में एक ऐसी फेथ को फॉलो करेगा, एक ऐसे रिलीजन की तरफ जाएगा, उसकी तरफ जाएगा जिसकी तरफ जाते जाते सोसाइटी इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक करेगी, सोसाइटी उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन स्टिल ये अपना रास्ता बनाते जाएंगे। और जब इन्हें उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो फिर इन सोसाइटी भी ना धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि बृहस्पति एक हाथी को रिप्रेजेंट करता है। और हाथी जब जंगल में चलता है तो बाकी के आसपास के एनिमल्स उस पर भौंकते ज़रूर हैं, उस पर शोर ज़रूर मचाते हैं, उसको देखने ज़रूर आते हैं, लेकिन फिर भी हाथी का जो रास्ता है ना वो कभी भी कोई रोक नहीं पाता। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं बृहस्पति अगर 9th हाउस में, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है कि इंसान ने कभी ना कभी ज़िंदगी में एक ऐसी फेथ को, एक ऐसे रिलीजन को फॉलो करा है जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, और फिर भी वो उस पाथ पे चलता गया है। So this was Brihaspati in the 9th house. This was my view on Jupiter in the 9th house. If you like the video, do subscribe. We are really close to 1k subscribers. And if you have any doubt, you can comment down below. If you want to have a reading with me, my details are down in the description. So now let's move on to Brihaspati in the 10th house. तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं बृहस्पति की एक और स्पेशल पोजीशन के बारे में, जो कि है बृहस्पति इन 10th हाउस।
बृहस्पति 10। तो बृहस्पति 10 ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी पोजीशन है, क्योंकि बृहस्पति 4 के अंदर एग्जॉल्ट होता है और 10 के अंदर डेबिलिटेट होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ना आपको ये कोई नहीं बताएगा कि बृहस्पति 10 में नीच का क्यों होगा, क्योंकि सबको पता है वो नीच का होता है, लेकिन होता क्यों है। पहली बात तो वो शनि की राशि है, और 10वां जो घर है, 10वीं जो साइन है ना, वहाँ का जो माहौल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है बृहस्पति के लिए, क्योंकि बृहस्पति एक पंडित है, एक ब्राह्मण है, जिनका थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, चोटी निकली हुई है, अपना रोज़ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, धर्म का प्रतीक है बृहस्पति। लेकिन सोचिए अब आपने उन पंडित जी को एक दलदल में डाल दिया जहाँ पे कफ भी है, पित्त भी है और वात भी है, तीनों के तीनों एलिमेंट्स है। वहाँ पे पंडित जी, जहाँ पे सूरज एकदम टॉप पे होता है, एकदम तपती धूप में आपने पंडित जी को खड़ा दिया, आप सोचिए पंडित जी का क्या हाल होगा। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। बृहस्पति 10वें घर में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं आसपास की वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। अब 10वां घर जो है ना वो इतना ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो ना पहली बात तो शनि का घर है, और वो 9वें घर के बाद आता है। 9वां घर आपका भाग्य है, और भाग्य के बाद भी एक शनि का घर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इवन तो आपके पास अगर टैलेंट भी हो तो भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि आगे बैठा है। चाहे आपके पास बृहस्पति की ब्लेसिंग हो, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी ज़रूरी है, क्योंकि शनि आगे बैठा है। और इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि अगर बृहस्पति 10वें भाव में होता है ना, तो इस इंसान को ना नॉलेज की ना वैल्यू पता है, क्योंकि इसे पता है कि इसने कितनी ज़्यादा ठोकरें खाई हैं एक नॉर्मल सी चीज़ को समझने के लिए, और इसे कितना ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है मीडियोकर मार्क्स लाने के लिए। बृहस्पति 10 का मार्क्स नहीं ला पाता, चाहे वो कितना भी पढ़ ले, उससे लिखा नहीं जाता, क्योंकि बृहस्पति एक्सप्रेशन का कारक है। आप नॉलेज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको आता नहीं है, आपका बृहस्पति नीच का है। तो जो नॉलेज की रियल वैल्यू है वो बृहस्पति 10 ही समझ पाता है। लेकिन ना बात क्या है, बृहस्पति 10 एक टीचर जिसका बृहस्पति 10 में है, और एक टीचर जिसका बृहस्पति 3 में है, या फिर किसी और पोजीशन में फ़र्क है। क्योंकि बृहस्पति 10 जानता है उस नॉलेज की वैल्यू क्या है, लेकिन बृहस्पति 4 नहीं जानता उस नॉलेज की वैल्यू क्या है। और इसी वजह से बृहस्पति 10 जो है ना, मेहनती होने की वजह से, मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं लोग। बृहस्पति 10 वाले को आप कभी भी मेहनत में नहीं हरा सकते, क्योंकि बृहस्पति 10 वाले को मेहनत की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई, क्योंकि उसे पता है बिना मेहनत के उसे मिलने वाला कुछ नहीं है। तो इस वजह से अगर आपको बृहस्पति 10 को मेहनत में हराना है ना, तो आपको शायद ही कोई मिल पाए। शायद आपको बृहस्पति 11 मिल जाए, लेकिन वो भी ट्रिक्स एंड टिप्स से ही हराएगा, राहु के थ्रू कराएगा। लेकिन बृहस्पति 10 जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि उसे नॉलेज की पावर पता है। जिसे नॉलेज की पावर पता है, नॉलेज की वैल्यू पता है ना, वो नॉलेज को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाता है। क्योंकि 10th हाउस जो है वो एप्लीकेशन का हाउस है, 9th हाउस एक थ्योरेटिकल हाउस है। 9th हाउस इज बृहस्पति, 10th हाउस इज शनि, थ्योरी एंड प्रैक्टिकलिटीज़। तो वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बृहस्पति 10 वाले लोग आपने देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुन के वापस आ जाते हैं, अगर वैसे के वैसे रहते हैं। लेकिन ये लोग वो हैं जो सत्संग में जाएंगे, हो सकता है इन्हें ज़्यादातर चीज़ें समझना है, लेकिन जो चीज़ें समझ में आएंगी ना उन्हें अप्लाई ज़रूर करेंगे। ये बृहस्पति 10 की खासियत है। बृहस्पति 10 में ना चीज़ क्या है, फादर को फाइनेंशियल इश्यूज़ देता है शुरू में, और इनके लाइफ में ये भी देखा गया है कि अगर इनके और इनके सिबलिंग के बीच में प्रॉपर्टीज़ इनहेरिटेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, तो सिबलिंग को मिलने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, क्योंकि सिबलिंग से 8th हाउस में बृहस्पति है। लेकिन क्योंकि फादर से 2nd में है, तो आपको देखने को मिलता है कि फादर को फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे। और बृहस्पति ये भी दिखाता है, क्योंकि वो बीज है, तो इंसान कैसे कंसीव करा गया। तो क्योंकि ये शनि का घर है ना, तो इंसान जब कंसीव हुआ होगा तब इनकी जो फैमिली होगी वो एकदम अपने डाउनफॉल पे होगी। तो ये चीज़ आपको बृहस्पति 10 में देखने को मिलती है कि जो इंसान की फैमिली जब एकदम मतलब लोएस्ट पॉइंट इन द लाइव्स में आ गई, तब ये इंसान को कंसीव किया गया, तब ये इंसान का जन्म हुआ, और तभी ये बृहस्पति का कर्स यहाँ पे आता है। बृहस्पति 10 का सबसे बड़ा कर्स है कि ये इंसान ना नॉलेज को बाहर आने से रोकता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है ना वो बाउंड्रीज़ की राशि है। तो अगर यहाँ पे आप अपनी नॉलेज को फ्रीली फ्लो नहीं होने दोगे ना, आपके ऊपर बृहस्पति का कर्स होगा, और उस कर्स का आगे जाके आपको ऐसी बीमारियाँ लगेंगी जो आप सोच नहीं सकते। कौन सी लगेंगी वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे साइन कौन सा है, लेकिन बेसिकली बात यही है कि आपको इस अपनी नॉलेज को फ्लो ज़रूर होने देना। This was my view on Brihaspati in the 10th house. If you liked it, do subscribe, do share it to all the people who have Brihaspati 10. We are really close to 1K subscribers. If you have any doubts, my details are down in the description. तो बृहस्पति 11 के बारे में बात करते हैं कि बृहस्पति 11वें घर में कैसा परफॉर्म करता है। 11वें घर का बृहस्पति ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पोजीशन है, क्योंकि राहु का घर है, और
इसके लिए ना मैं ना एक वर्ड हमेशा यूज़ करता हूँ बृहस्पति 11 के लिए, मास्टरमाइंड ऑफ द थीव्स। ऐसा क्यों मैं यूज़ करता हूँ? इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बृहस्पति 11 इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल पोजीशन। लेकिन बात क्या है ना, बृहस्पति 11 की जो ब्रिलियंस है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा ब्राइट है बृहस्पति 11 की ब्रिलियंस, लेकिन फिर भी ना कोई उसे देख नहीं पाता, क्योंकि ये इंसान ना उसे छुपाने में लगता है। इस इंसान की जितनी भी ब्रिलियंस है ना, ये उसे कभी भी ना दिखा नहीं पाता। ये इस इंसान को ना ऑफिस में सारे लोगों को लगेगा कि ये काम बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन एक्चुअली में बॉस को पता है कि उस इंसान की एक्चुअल वैल्यू क्या है। इस इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये जो इंसान है ना अपनी नॉलेज को ना हाइड करता है, अपने बृहस्पति को ना हाइड करके रखता है, बिकॉज एक्वेरियस एंड 11th हाउस इज़ द राशि ऑफ लाइक हिडन थिंग्स। तो बृहस्पति अगर 11वें घर के अंदर चला गया है तो ये अपने ब्रिलियंस को ना हाइड करके रखेगा प्लेन साइड के अंदर, ताकि कोई भी देख ही ना पाए कि आखिर चल क्या रहा है इसके अंदर। तो बृहस्पति 11 ना एक ऐसा मतलब वो है अनप्रिडिक्टेबल सी पोजीशन है, क्योंकि इंसान दूसरे एक जो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान देखता है उसे लगता है कि ये इंसान एक मीडियोकर नॉर्मल इंसान है, लेकिन जब आप इनको एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, पहली बात तो आप इन्हें पूरी तरह से एक्सप्लोर कर भी नहीं सकते, ये इतने ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, क्योंकि जीव कारक 11th हाउस के अंदर है, और अगर जीव कारक 11th हाउस के अंदर है, इंसान अपनी मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द फीलिंग्स छुपा के रख रहा है। ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि राहु का इफेक्ट है उसके अंदर। और एक्वेरियस राशि जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी राशि है कि आपका ना नहीं होता 11th हाउस के अंदर, कि कोई भी अगर कुछ बोलेगा ना आपको, आपसे ना नहीं होगा। तो 11th हाउस के अंदर अगर कोई भी इनसे कोई हेल्प मांगने आएगा, कोई भी कनेक्शन इनसे हेल्प मांगने आएगा ना, ये कभी भी ना उसे ना नहीं कर पाएंगे। हाँ, बृहस्पति अगर 11वें भाव में है, इनके कनेक्शंस बहुत दूर दूर तक होते हैं। आपको नहीं पता होगा कि इस इंसान की पहचान कहाँ तक है, जब तक ये खुद नहीं बता देता कि इसकी पहचान कहाँ तक है। तो अगर बृहस्पति 11 है तो इनसे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इनकी पहचान कहाँ तक है, राइट। अब बृहस्पति अगर 11वें घर के अंदर है ना, इस इंसान से आप कभी भी कोई भी हेल्प मांगो ना, बाय हुक और बाय क्रुक, दिस इज राहुज लाइन, दैट बाय हुक और बाय क्रुक, ये इंसान ना वो चीज़ें आपको करके देगा। अगर इसने बोला है कि वो आपको ला के देगा तो वो ला के देगा। ये इंसान ना हाथ में ना दिया लेके चलता है, कि अगर किसी को भी ना रोशनी की ज़रूरत हो तो उसके लिए वो दिया हाथ में ही लेके चल रहा है कि भाई मैं कर दूंगा। दिस पर्सन हैज़ लाइक वन लेग इन एवरीथिंग, लाइक हर एक चीज़ के अंदर ना कोई लेग है इनकी। और लेग का मतलब है कि हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हैं। पर बात क्या है कि एकेडमिकली इतने सक्सेसफुल नहीं रह पाते, क्योंकि 5th हाउस वाले को फिर भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है, 11th हाउस वाले को कोई भी मतलब वो नहीं कर पाता। बृहस्पति 11वां घर ना जजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाता है, क्योंकि ये इंसान जो है ना, ये ना रूल्स की ना तह तक जाता है, रूल्स के फंडामेंटल्स को ना उनको ट्विस्ट कैसे करना है वो जानता है। रूल्स को तोड़ेगा नहीं, रूल्स को मरोड़ेगा। तो ये वाली चीज़ आपको बृहस्पति 11वें घर में देखने को मिलती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, डू कमेंट। दिस वाज माय टेक ऑन बृहस्पति इन द 11th हाउस। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, वी आर रियली क्लोज टू 1K subscribers, and you have if any doubts you can comment down below. My details are down in the description. So now let's move on to Brihaspati in the 12th house. So finally we have reached Brihaspati in the 12th house, in the final house, the final destination. और बृहस्पति 12वें घर के अंदर ना काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं काफ़ी सारे केसेस में बोलता हूँ कि 12वें घर का बृहस्पति ना शुक्र 12वें घर से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है, अगर वो काफ़ी बेनिफिक एस्पेक्ट्स के साथ बैठा हो। लेकिन अगर वहाँ पे मैलेफिक एस्पेक्ट्स हैं तो फिर उससे बचाना भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसा क्यों है? 12वां घर ना आपकी नींद है, और नींद को ना आप जितना ज़्यादा सुकून से ले पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा। और अगर बृहस्पति 12वें घर के अंदर बैठ गया है तो इसका मतलब ये है कि आपको नींद आ सकती है सुकून की, अगर उसमें बेनिफिक एस्पेक्ट्स हों। अगर वो मैलेफिक एस्पेक्ट्स होंगे ना तो लोगों को लगेगा कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, लेकिन अंदर ही अंदर ना इनके दिमाग में वॉर चल रही होती है। अब अगर बृहस्पति 12वें घर के अंदर है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इंसान ना स्कूल्स काफ़ी रेगुलरली चेंज करता है, इसको कोई भी अच्छा गुरु कभी भी नहीं मिल पाता, टीचर मिलने में काफ़ी ज़्यादा खराबी होती है। लेकिन बात यह है कि पेरेंट्स का हमेशा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है इन लोगों पे। अब पेरेंट्स का तो सपोर्ट है, लेकिन कभी भी ना टीचर का या फिर गुरु का, फादर का, पर्टिकुलरली फादर या फिर गुरु का ना ज़्यादा सपोर्ट इन्हें सपोर्ट मिल जाता है, ब्लेसिंग नहीं मिल पाती बेसिकली। वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है।
अच्छी गाइडेंस रेगुलरली, बिकॉज बृहस्पति जो है ना गाइडेंस का कारक है, कि आप एक रास्ते पे जा रहे हो और कोई गुरु आए और आपके गुरु अगर आपको एडवाइस कर दें आपको लेफ़्ट और राइट लेना है, आपके गुरु अगर आपको एडवाइस कर दें कि तू लेफ़्ट जा, तो आप आंखें बंद करके उधर चले जाओगे, बिकॉज यू ट्रस्ट योर गुरु। और इसी वजह से गुरु अगर 12वें घर के अंदर है ना, सो यू ऑलवेज हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, क्योंकि 12वां घर जो है ना वो अंधेरे का घर है, पाइसिस का कलर ब्लैक है, और उसी वजह से ना उधर शुक्र अच्छा काम कर लेता है, क्योंकि शुक्र है ना अंधेरे में देख पाता है। लेकिन बृहस्पति क्योंकि अब 12वें घर में है, अब वो जीव कारक अंधेरे में चला गया, तो इंसान को बहुत ही रेगुलरली छोटी छोटी चीज़ों पे ना लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, और वो उसकी नेचर में बन जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये इन लोगों की बहुत ही कॉमन लाइंस होती हैं, क्योंकि अब जीव ही अंधेरे के अंदर है। इस इंसान को अगर किसी इंसान को शुरू से ही टॉर्च नहीं दिखाई गई, तो वो नेचुरली ही अंधेरे का आदी हो जाएगा। और इसी वजह से अगर बृहस्पति 12वें घर के अंदर आ जाता है, तो ये लोग आपको काफ़ी बार ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बात करी थी 6 और 12 दोनों में डर है, ये इंसान ना काफ़ी सा गिविंग होगा। बृहस्पति 12 मिलना मुश्किल है, क्योंकि ब्लेसिंग है ये ज़रूर, लेकिन क्या है ना, ये ना देता बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात क्या है, ये ना वो वाले लोग हैं, इनको नहीं पता कि किसको देना है किसको नहीं देना, क्योंकि इनके हाथ से ना वो वाले कर्म हो जाते हैं कि इन्होंने किसी को पैसे पकड़ाए, लेकिन उन्होंने फिर पैसे से गैम्बलिंग कर ली, या फिर किसी न किसी गलत कर्मों के अंदर चला गया। तो ये चीज़ें आपको इस वाले केस के अंदर देखने को मिलती है कि बृहस्पति को पता नहीं है कि उसको देना क्या है, और इसी वजह से वो डरता है कि कहीं मेरे देने से ना आगे आने वाला बंदा मेरे कर्म ना ख़राब कर जाए। इसी वजह से ना इंसान डरता है कि कोई मेरी चीज़ें ले ना जाए, और क्योंकि वो 9th लॉर्ड नेचुरली 9th लॉर्ड एंड 12th हाउस है, तो इस इंसान को हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए किसी एस्ट्रोलॉजर की वजह से। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स और इन सारी किसी धर्म की चीज़ों पर काफ़ी बार गालियाँ भी निकालता है, अगर यहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो जाए, अगर यहाँ पे मार्स का इन्फ्लुएंस आ जाए, क्योंकि मार्स गालियाँ हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन बेसिकली बात यह है, बृहस्पति 12वें घर में ना आपको एक चीज़ कंट्रोल करनी है, वो अपने गिविंग नेचर। देख के दीजिए कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। और क्योंकि बृहस्पति आपका बीज भी है, तो आप कहाँ पे कंसीव हुए थे, कैसी कंडीशंस में कंसीव हुए थे, वो भी दिखाते हैं। तो अगर बृहस्पति 12वें घर में है, माँ बाप किसी कोई फॉरेन ट्रैवल में हो, कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवल, यानी कि फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ में रहते हैं और आप साउथ इंडिया में कहीं पे केरला में चले जाएं, तो वो आपके लिए फॉरेन ट्रैवल होगा, क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट से एकदम ही अलग रेडिकल चेंज ले चुके हैं। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवल के चलते आपको कंसीव किया गया। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ जुपिटर इन द 12th हाउस। इफ यू लाइक्ड इट, डू कमेंट and do like and share. We are really close to 1K subscribers, and this was my video on Brihaspati. Hope you liked it a lot, and my details are down in the descriptions. If you want a reading, you can definitely contact me. May Ganapati Bappa bless all of you. Thank you. This is Nishad, and you are watching Sophiology.